पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महासंग्राम अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग, 142 सीटें, करोड़ों वोटर्स और दांव पर बंगाल की सत्ता। एक तरफ ममता बनर्जी का अनुभव तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन का दावा। आज दूसरे चरण के मतदान की शुरुआत हो गई है। हर बूथ पर लोकतंत्र का महापर्व दिखाई दे रहा है। सुबह से ही लंबी कतारें लगी हैं। कहीं उत्साह, कहीं आरोप, तो कहीं सियासी तकरार, तो कहीं सुरक्षा के साए में वोटिंग जारी है। एक तरफ ममता बनर्जी की साख दांव पर है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बदलाव का दावा भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जनता फिर खेला होबे पर भरोसा जताएगी या इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी जाएगी। हिंसा के आरोप भी हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी हैं और बंगाल की हर सीट पर सियासी संग्राम अपने चरम पर है। तो आखिर किसके पक्ष में जा रहा है बंगाल का मूड, ये जानना भी बहुत जरूरी है। जनता किसे सौंपेगी सत्ता की चाबी, इससे बड़े सवाल इस वक्त कुछ नहीं नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे नेशनल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी भी मौजूद हैं। प्रदीप सर, एक तरीके से अगर देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण दूसरे चरण का चुनाव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए पहले चरण में 93% से भी ज्यादा वोटिंग हुई और हमने अमित शाह का बयान सुना। उन्होंने कहा बीजेपी के पक्ष में सुनामी जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखो चुनाव चल रहा है प्रगति और हर पार्टी अपने दावे करती है कि वो ही जीत रही है और उसकी सरकार बन रही है। और अगर ऐसा नहीं करता है तो जो वोटर है उनका मन नहीं बदल सकता है। सबसे बड़ी बात है प्रगति ना, जो 4% स्विंग वोट होता है ना, वो अंतिम समय में काफ़ी योगदान देता है। यानी कि वो प्रगति वो वोटर्स होता है जो अपना माइंड मेकअप नहीं करता है कि वो टीएमसी में जाएगा या बीजेपी में जाएगा। उसको लगता है कि ठीक है यार, बीजेपी देश में काम कर रही है, वो उसके कामों को भी देख रहा है और साथ ही साथ में टीएमसी 3 बार से हैट्रिक मार चुकी है वेस्ट बंगाल में और जीत का चौका लगाने की कोशिश कर रही है। तो उनको भी उसने देखा है, 15 साल से लगातार देख रहा है। तो दोनों ओर एंटी इनकम्बेंसी है। क्योंकि प्रगति एक चीज अगर आपने गौर की होगी, जरूर देखा होगा कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सेकंड लाइन है ना वेस्ट बंगाल में, वो बहुत कम नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी में वो जोश और वो खरोश नजर नहीं आ रहा है। मिथुन चक्रवर्ती कहीं नजर नहीं आए, आज वोटिंग करते हुए नजर आए। रूपा गांगुली की हम बात करें, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडर हैं वो इतने उत्साह से आज दिखाई नहीं पड़े, इस बार दिखाई नहीं पड़े जितने कि पिछली बार 2021 के चुनाव में थे। लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा दमखम दिखाया है। एक एक दिन में 3-3, 4-4 रैली करने के साथ साथ में मंदिर जाना, गंगा माँ के दर्शन करना और जो भी चीजें हो सकती हैं उन सब को करना, उसके बाद मीटिंग करना, तो पूरा जोर लगाया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री हैं, उड़ीसा के तमाम मंत्री, यानी कि जहां जहां 16 स्टेट में उनकी सरकार है वहां के सारे मंत्री विधायकों को लगाया गया है जिससे कि इसको इस बार चुनाव वहां पर जीता जा सके। अब बड़ा दिलचस्प यहां पर ये होगा क्योंकि हैवी वोटिंग हो रही है और हैवी वोटिंग का कारण है कि एसआईआर जो हुआ है उसकी वजह से लोगों में डर है कि कहीं अगर हमने वोट नहीं डाला तो अगली बार हमारा वोट कट जाएगा। इस वजह से भी हैवी वोटिंग हो रही है। तो कौन जीतेगा ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है और देखना काफी दिलचस्प होगा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अभिषेक सिंह जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लक्ष्मी प्रसाद भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लक्ष्मी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ अपनी जानकारियों को हमारे साथ और भी साझा करेंगे आप अभी, क्योंकि आज देखिए आपका भी जो वक्तव्य है वो जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए पार्टियां तो अपने पक्ष की बात करेंगी, लेकिन आप क्योंकि एनालिटिक्स है और आप चीजों को समझ रहे हैं कि बंगाल चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है सबके लिए। और देखिए पहला चरण का चुनाव था, 93% वोटिंग हुई है और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो पार्टियां तो अपना पक्ष रखेंगी, पर आप एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते पॉलिटिक्स के नजरिए से आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या, जैसा कि प्रदीप सर ने बताया, एसआईआर एक महत्वपूर्ण कड़ी थी और उस वजह से भी ये वोटिंग की जो प्रतिशत है, ये जो फीसदी है, ये बढ़ता नजर आया। क्या वही कारण है? आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए लक्ष्मी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार और धन्यवाद। जी देखिए, ये जो है एसआईआर की जो प्रक्रिया बंगाल में चली, उसके वजह से जो वोटरों का नाम जो लिस्ट से बाहर किया गया, उससे अगर हम देखते हैं कि कुछ जो है जो टोटल वोटर का बेस है उसमें कमी आई है। तो सिंपली अगर आप देखेंगे कि अगर वोटर बेस में कमी आती है और जो टोटल वोटर्स वोटिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसका जब अगर हम परसेंटेज में विश्लेषण करेंगे तो कहीं ना कहीं फिगर में इजाफा हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि बंगाल में अगर देखिए कि पिछले चुनाव में भी जो है वोटर का टर्नआउट अच्छा खासा रहा, जिसमें महिलाएं भी जो है काफी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेती रही। नहीं लक्ष्मी जी, ये इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। लक्ष्मी जी, एसआईआर की बात तो एक साइड में है, वो ठीक बात है, हम लोग लंबे समय से उस पर चर्चा कर रहे हैं। फिल वक्त आपकी जो पहली टिप्पणी बहुत मौजूद होगी कि आप किस तरह से देख रहे हैं 2021 का चुनाव। ममता बनर्जी जीत का चौका लगाने की कोशिश कर रही हैं, उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी होगी, जरूर होती है। हालांकि ये बात अलग है कि अब लोग प्रो इनकम्बेंसी की बात करने लगे हैं। उधर मोदी सरकार है, देश में 12 साल से सरकार है, उनके खिलाफ भी जरूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो आप बंगाल में इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी जीत का चौका लगाने वाली हैं, या देश के प्रधानमंत्री अपने चेहरे पर एक बार वेस्ट बंगाल को भी भंग को भी जीत के दिखाएंगे, या हंग विधानसभा की ओर जाता दिखाई दे रहा ये आपका वेस्ट बंगाल? जी, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो 2021 का इलेक्शन था, उस समय बंगाल के जो वोटर्स थे वो बहुत ज्यादा क्लियर थे कि उन्हें किसे चुनकर लाना है। लेकिन ये 2026 के इलेक्शंस में देख रहे हैं कि वोटर के सामने भी ये क्लैरिटी नहीं है कि वो किस सरकार को जो है पूर्ण बहुमत के तौर पे लेकर आएंगे। जैसा कि आपने कहा कि एक हंग असेंबली की भी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ये वोटर के सामने एक समस्या रही। और दूसरी ये समस्या, जैसा कि पहले पॉइंट में हमने कहा कि जो वोटर का एसआईआर के वजह से जो डिलीट हुआ उसके वजह से परसेंटेज में तो इजाफा हम लोगों को दिख रहा है। लेकिन एक चीज और हमें ये ध्यान रखना है कि चूंकि वोटिंग के वजह से अगर आप वोट नहीं देते हैं तो अगले इलेक्शंस में या अगले लोकसभा इलेक्शन सामने जो आने वाला है, तो हो सकता है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम रहे कि नहीं। वो अभी प्रगति से मैं यही बात कर रहा था लक्ष्मी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि वोटर जो है लार्ज संख्या में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं कि पहले फेज के इलेक्शंस के बाद से सेकेंड फेज का इलेक्शंस हम लोग बंगाल में आज देखने जा रहे हैं, तो ये जो एरिया है ये ममता बनर्जी का काफी प्रभावशाली एरिया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि नॉर्थ 24 परगना है, साउथ 24 परगना है, कोलकाता है, हावड़ा है, हुगली की सीटें हैं, नदिया है। ये सब जो सारे क्षेत्र हैं, अगर पिछले इलेक्शंस के रिजल्ट्स को हम उठाकर देखें, मुख्य रूप से अगर हम नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना की बात करें, तो यहाँ पे मेजोरिटी देखा जाए तो 64 सीट है। टोटल जो है यहाँ पे 64 सीटें हम देख पा रहे हैं। कोलकाता में जो है 11 सीटें और हावड़ा में 16 सीटें। ये बेल्ट जो है टीएमसी के कब्जे में है। अगर 111 सीटें जो मुख्य रूप से बंगाल की सत्ता को निर्धारित लक्ष्मी जी, लेकिन मेरा एक स्पेसिफिक जो है टीएमसी, लक्ष्मी जी मेरा एक स्पेसिफिक सवाल था, अब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। सवाल मेरा वही था कि आप क्या देख रहे हैं, क्या हंग विधानसभा की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा, या किसी जिसको भी मिलेगा क्लियर कट मेजॉरिटी मिलेगा? क्योंकि 2007 के बाद हमने जो देखा है देश में, जनता जिसको भी प्यार देती है वो भरपूर प्यार देती है। हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़ चुके हैं कुशन पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुशन जी। देखिए, बीजेपी का पक्ष जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि भय से भरोसे तक का सफर तय करने का दावा कर रहे हैं। अमित शाह भी पहुंचे, सुवेंदु अधिकारी भी कह रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं। लेकिन माहौल क्या दिख रहा है, क्या मजबूत कड़ी है? देखिए, कहने और जमीनी स्तर पर जो चीजें दिखती है वो खुद में भी पता होता है क्या कुछ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से चीजें आपको अपने पक्ष में दिख रही है? क्योंकि ममता बनर्जी तो पूरी तरीके से आश्वस्त है फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए। देखिए, ममता बनर्जी अगर स्वस्थ है तो फिर वो इतना परेशान क्यों हो रही है? क्यों? देखिए, घबराहट के साथ साथ मंच से अवाक बोलना है, कुछ भी बातें बोल देना है, ये दिखाता है कि आपकी सरकार जा रही है, आप परेशान हैं बहुत। और अगर आपको लग रहा है कि आप सरकार में आ रही है, आप सरकार बना रहे हैं, तो जिस तरह से अशब्द भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे अभिषेक बनर्जी चाहे ममता बनर्जी, ये नहीं होता था।
चुनाव आयोग को लेकर के, चुनाव अधिकारी को लेकर के, भाजपा के नेताओं को लेकर के जो बोला जा रहा है वो आप देख रही है। देखिए लगातार 15 सालों से जो एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है पश्चिम बंगाल में, वो प्रमाण कर रहा है जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। पहला चरण में 9.5% वोट वृद्धि हुआ था। तो जब भी वोट परसेंटेज बढ़ा है सरकार के खिलाफ गया है। 2011 में 34 साल के शासन की सरकार की उखाड़ फेंकने के लिए मात्र 3.5% वोट परसेंटेज बढ़ा था, मात्र 3.5%। तो उसमें क्या हुआ कि 34 साल के शासन उखाड़ के फेंक करके ममता बनर्जी आए। पांडे जी आप ठीक कह रहे हैं। पांडे जी सवाल ये है, तो ऑटोमेटिक ममता बनर्जी का पांडे जी सवाल ये है जी, सुनिए सवाल ये है, बंगाल की जनता पांडे जी सवाल सुन लीजिए, बंगाल में राम राज की सरकार लाने वाली है। पांडे जी सवाल ये है, ममता बनर्जी 200 के पार थी पिछली बार और 10% का अंतर है आप में और उनके वोट शेयर में। तो ये 10% का गैप क्या आपको लगता है कि भर पाना इतना आसान है? आप भर पाएंगे और 200 उनको 148 के नीचे ला पाएंगे जिससे कि उनकी बहुमत की सरकार ना बने और आपकी सरकार बने? कैसे कर पाएंगे? क्या फैक्टर हैं आप देख पा रहे हैं? देखिए ये बंगाल की जनता हमें ला रही है, हम नहीं आ रहे हैं। बंगाल की जनता ला रही है, बंगाल का जनमानस ला रहा है, बंगाल की महिलाएं माता बहनें ला रही हैं, बंगाल के बेरोजगार युवा ला रहे हैं कि बंगाल की हमारी माताओं बहनों को मालूम है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो ही हमें सुरक्षा मिल पाएगा। बंगाल के बेरोजगार युवाओं को ये भरोसा है कि मोदी जी की गारंटी, अगर हम बंगाल में भाजपा की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी तो भी बंगाल में हमें रोजगार मिलेगा, हमें अपना घर छोड़ करके अन्य राज्यों में जाकर के रोजगार नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा मुद्दा है। बिल्कुल ठीक कह रहे पांडे जी, वहां पर बेरोजगारी है, तमाम दिक्कतें हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन सवाल ये भी है ना कि केंद्र में 12 साल से मोदी जी की सरकार है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो उधर भी है। पर मुझे लगता है प्रदीप सर सवाल ये भी है कि जनता भरोसा क्यों करे? हाँ। रहती 12 सालों में तो मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक लगा करके केंद्र में सरकार नहीं बनाते। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, नहीं ये बात ठीक कर रहे हैं कि तीसरी बार हैट्रिक नहीं लगा पाते। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं लगातार। जी जी, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। बिल्कुल। अभिषेक जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी क्या है, आप ये आपका खेला क्या है समझ नहीं आ रहा है। आप साथ में खड़े हैं, विपक्ष में खड़े हैं टीएमसी के, आपका रोल क्या है वहां, कुछ समझ नहीं आ रहा है, करना क्या चाह रहे हैं आप? माफ कीजिएगा, बीच में रोकना चाहूंगे आपको। शुभेंदु अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, पहले वो जनता को सुना देते हैं, फिर अभिषेक जी आपके पास आएंगे। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने का गुंजाइश कर रहा हूँ। तो ममता बनर्जी भी निकली है बाहर, वो प्रत्याशी निकलेगा ना, क्या निकलना चाहिए। इस बार भवानीपुर में परिवर्तन हो जाएगा दादा। पूरा भाजपा सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, पूजा अर्चना किए, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, एकदम तांता लग गया, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। देखो प्रगति, देखिए इस बार जो ये हम लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई में लोग शामिल है। 27 लाख वोटर को काटा दिया गया है, तो और पहले 60 लाख। तो अब जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम रह गए हैं वो डेफिनेटली सब 100% वोट देने आएंगे। इसीलिए वोटिंग परसेंटेज तो बहुत हाई होना ही है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। और आपका अनुमान क्या है इस बार जो बंगाल में? देखिए आप लोग कुछ देख रहे हैं, आपको तो खुद दिखाई दे रहा है कि इस बार हर लोग जो हैं वो सबको ही एक इंग्लिश में कहते हैं ना रिवेंज वोटिंग, प्रतिशोध लेने का वोट दे रहे हैं। ये थी महुआ मोत्रा जो कि बहुत तेज तर्रार सांसद हैं टीएमसी की, खूब लोहा लेती हैं और लोकसभा में भी जमकर बोलती हैं। इनके खिलाफ आरोप लगे थे कि इन्होंने अपना ईमेल का जो हैंडल है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को सौंप दिया था और वो इंडस्ट्रियलिस्ट सवाल पूछता था उसमें। उसके बाद से इनकी सांसदी गई थी और उसके बाद फिर से उन्होंने, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने फिर से जीत दर्ज की। तो ये प्रगति देखो जो हम लोग बात कर रहे थे, शुभेंदु अधिकारी में वो उतना जोश, वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं, वो बसते हुए नजर आ रहा है, लग रहा है कि बस किसी तरीके से निपट जाए। लेकिन इसमें इस बात में भी कोई संक नहीं है प्रगति कि पिछली बार इन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। 2021 की बात करें प्रगति, नंदीग्राम में जब प्रचंड जीत हुई थी, 200 के पार टीएमसी गई थी, उस समय नंदीग्राम में मात दे दी थी शुभेंदु अधिकारी ने। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार भवानीपुर वो रिपीट करेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुझे लगता है हम लोग कांग्रेस अभिषेक जी के पास जा सकते हैं। अभिषेक जी, जो सवाल था मेरा वो वही है कि क्या आपकी रणनीति क्या सीधे हम यूं कह सकते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए
आपने अपने 293 294 उम्मीदवार उतारे हैं। ममता बनर्जी मतलब हमें सीट ना मिले, हमें सत्ता ना मिले, लेकिन मोदी जी का रथ रुक जाए, क्या यही रणनीति है आपकी? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, प्रदीप जी, प्रगति जी, आप सभी को नमस्कार। रिपोर्ट पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। पहली बार आपकी पैनल में, या कह सकते हैं जनरली किसी मीडिया पैनल में, मैं किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट को देख रहा हूँ। लक्ष्मी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शायद पहले बार मैंने सुना कि वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भाजपा की प्रवक्ता है, उसमें बातें नहीं करता। कुछ एक हद तक उन्होंने अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं की, अब आगे पता नहीं क्या करेगा वो। ये अच्छी, अभिषेक जी, ये कांग्रेस की एक अच्छी रणनीति है कि पहले से इतना कह दीजिए जिससे कि आगे से वो बैलेंस हो जाए। ये भी एक टैक्टिस है आपकी क्या? नहीं, आप देखिए पॉलिटिकल एनालिस्ट कब आगे जाके ट्रैक बदल दे, इसकी कोई जिम्मेदारी कोई ले नहीं सकता। अभी फिलहाल उन्होंने जो नहीं, अभिषेक जी, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमने ऐसे भी देखे हैं जो सीधा कांग्रेस का पक्ष लेते हैं, ऐसा नहीं है? अगर आप दिख रहा है तो हमको भी दिखाई, हम तो नहीं दिख रहा। नहीं, आप देखिए हमारे साथ जब लोग बैठते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, मुद्दे पर आते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि पश्चिम बंगाल में दो बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स हैं, एक ईस्ट बंगाल और एक मोहन बगान। जब वो पश्चिम बंगाल में खेलते हैं, जब लोकल लीग खेलते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। और मोहन स्पोर्टिंग भी है, 3 इनफैक्ट बस बहुत सारे। तो लेकिन जब वो देश के लिए खेलते हैं, किसी देश के खिलाफ, तो सारे मिलके एक साथ खेलते हैं। ये शायद आपको समझाने के लिए नहीं, बहुत बढ़िया, काफी होगा। आप अभिषेक जी, आपने बड़ा शानदार तरीके से अपनी बात रखी है कि तो हम अकेले लड़ेंगे, हम सबसे लड़ेंगे। नहीं, आपने बिल्कुल, सुनिए अभिषेक जी, आप बधाई के पात्र हैं। आपने बहुत शानदार तरीके से दोनों चीजों पर अपने वार किए। आपने 3 चीजें बोली। एक तो हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनको थोड़ा दबाव में ला दिया, पहली बार। दूसरी बार आपने ईस्ट बंगाल और जो वहां के वेस्ट का कप है, मोहन बगान, उन दोनों को एक करके, उन दोनों को एक करके आपने बंगाल की जनता को भी लुभाने की भरपूर कोशिश कर लिया है, क्योंकि बंगाल में फुटबॉल कितना प्रिय है ये सबको पता है। ममता बनर्जी भी इसीलिए खेलती हुई नजर आ रही हैं, अखिलेश यादव भी खेलते हुए यहां नजर आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिक्किम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं जी। तो सिक्किम पहुंच गया, उनको प्रदेश में नहीं खेल पाए। नहीं, खेल सब, लेकिन खेल सब फुटबॉल ही रहे, कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा है। वो फोटोग्राफी कर रहे थे यहाँ पे नदी के बीच में नाव में बैठ के फोटोग्राफी कर रहे थे, वो भी काला चश्मा पहन के। पता नहीं ऐसा कौन सा फोटोग्राफर करता है। ठीक आप है, लोगों के फोटोग्राफर्स कई होंगे, आप जरा पता करिए कौन काला चश्मा पहन के फोटोग्राफी कर। ये कुछ नहीं, सिर्फ एक स्टंट है, खाली मीडिया स्टंट, खाली वो अपनी फोटो खिंचाना चाहते हैं और कुछ नहीं। नहीं, अब हम फिर आपसे वही जानना चाहेंगे, आप सीधा बताइए कि आपकी स्थिति क्या है, कितनी सीटें वहां से आपको मिलने की उम्मीद है? देखिए, स्थिति के लिए बोलने के लायक अभी फिलहाल मैं अपने को उतना काबिल नहीं समझता मैं। ठीक है, बड़े हमारी सेंट्रल कमांड, हमारी स्टेट कमांड के पास जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो एक अलग जगह का है जी। हमें इतना, हम इससे आश्वस्त हैं कि इस प्रदेश की जनता इन दोनों पार्टियों के कुशासन से अब परेशान हो चुकी है। अब उनके अंदर वो हिम्मत नहीं रहेगी। 12 साल से वो प्रदेश में, देश में मोदी जी को देख रहे हैं, 15 साल से प्रदेश में ममता बनर्जी की सरकार देख रहे हैं, किस तरह से सिंडिकेट राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, किस तरीके से लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है वोट डालने के लिए। ये चीजें बहुत जल जाएंगी। लोग जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पैदा हुआ, तो मैं बचपन से जब मैं राजनीति देख रहा हूँ, राजनीति का स्तर बहुत नीचे जा चुका है। ठीक है, राजनीति में एक्टिव राजनीति, ये बात सच है कि राजनीति का स्तर काफी नीचे चला गया है। पहले लोग बिलो दी बेल्ट नहीं जाते थे, लेकिन अब लोग बिलो दी बेल्ट जाने में भी कोई संकोच नहीं करते। भाजपा की बात बिल्कुल देखिए, नहीं, आ रहा हूँ आपके पास में। छोटे मुख्यमंत्री यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है, खुद घूम रहे हैं, अमित शाह जी खुद घूम रहे हैं, और पता नहीं कितने अनगिनत मंत्री यहाँ घूम रहे हैं। अरे पूरे देश की समस्या। अरे भाई, आपको सीखना चाहिए अभिषेक जी, आपको ये सीखना चाहिए, आपकी सरकार, आपकी पार्टी को ये सीखना चाहिए कि जब आपको मेहनत, ये कितनी भारतीय जनता पार्टी कितनी मेहनत करती है, कितना एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखती है। तो नहीं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक, आप भी वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं ना। आपको कितने रोका वोट बैंक की राजनीति ना करने से? कुछ नहीं। अभिषेक जी, आपको वोट बैंक की राजनीति करने से किसने रोका है?
आप भी वोट बैंक की राजनीति कीजिए। वोट बैंक की आपने राजनीति अगर कांग्रेस पार्टी ने की होती तो देश को आजादी नहीं लीजिए, मिल आपके पाती। पास जितने भी ये भी नेता ध्यान हैं रखिएगा। वो सारे नेता आप उतार देश को दीजिए। आजादी मिली अरे है, अभिषेक जी सवाल सुनिए ना, अभिषेक जी सवाल सुनिए, सुनिए। ठीक है सवाल सुनिए। सवाल ये है, आपको किसने रोका कि आप वोट बैंक की राजनीति ना कीजिए? राहुल गांधी आते हैं आधे दिन के लिए वेस्ट बंगाल में, आधे दिन अंडमान निकोबार में चले जाते हैं, तो आपको रुकना चाहिए ना, वहां पर तमाम नेताओं को आना चाहिए। आपके आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बूथ सेंटर में क्या कहना चाहेंगे? बूथ सेंटर में जाके खुद क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे उसको पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहा? वो क्या बैठेगा, क्या खड़ा होगा, किसको डराएगा, किसको प्यार करेगा, वो उनको पूछिए ना। मुझे पूछने का कोई जरूरत नहीं। तो क्या मैं तो देख रहा हूँ वोट अच्छा हो रहा है। अब तक 25% वोट पड़ गया है, 9 पड़ जाएगा। जनता जाग चुका है, ये जाने वाला है। तो क्या डराने के लिए बैठी है ऐसे किसी को? उसको बोलिए 77 वार्ड में जाने की। यहाँ क्यों घुस रहा है? ये डराने के लिए हिंदू वोटर को। वो वार्ड 70 का बार-बार जिक्र कर रही है। हाँ। वार्ड 70 का जिक्र कर रही है। और हमारी सहयोगी सहेली पश्चिम बंगाल से सीधे जुड़ी हुई हैं और ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं। क्या कुछ वहां पर नजारा दिख रहा है पोलिंग बूथ पर? क्या मुद्दे लेकर जनता पहुंच रही है, वो भी जान लेते हैं। सहेली, दूसरे चरण का चुनाव है, काफी महत्वपूर्ण है। क्या सबसे अहम मुद्दा दिख रहा है आपको, जो लोग पहुंच रहे हैं वहां पर? देखिए, सबसे अहम मुद्दा तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सुबह 9 बजे तक 18.39% वोट पड़ चुके हैं। और हम अगर जिलाभित्तिक वोट के प्रतिशत अगर हम बता दें तो नदिया में 18.50% वोट पड़ चुके हैं। उत्तर 24 परगना में 17.81% वोट पड़ चुके हैं। दक्षिण 24 परगना में 17.25% वोट पड़ चुके हैं। कलकत्ता उत्तर में 17.28% वोट पड़ चुके हैं। कलकत्ता दक्षिण में 16.81% वोट पड़ चुके हैं। हावड़ा में 17.76%, हुगली में 20.16%, पूर्व वर्धमान में 20.86%। हम अगर देखें तो इस पूरे ये जो प्रतिशत है, ये जो 18.39% जो वोट हुए हैं, इस पूरे विषय के ऊपर शुभेंद्र अधिकारी भवानीपुर से जो उम्मीदवार है, शुभेंद्र अधिकारी ने कहा है कि उनकी उम्मीद के हिसाब से 2% वोट कम हुए हैं। उनकी उम्मीद था कि 20% से ज्यादा इस बार वोट होना चाहिए था 9 बजे तक। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे तरीके से सुबह से एकदम पूरे बूथ को परिदर्शन कर रही है और इस विषय पर शुभेंद्र अधिकारी भी कह रहे हैं कि हताशा की छवि उनके मुख पर दिख रही है, इसलिए वो 50-50 लोगों को लेकर पूरे बूथ को प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम ग्राउंड जीरो में, जैसे इस बार हम राजबिहारी केंद्र से मैं अभी मौजूद हूँ, इस केंद्र में हम देख सकते हैं ये एक पिंक बूथ मॉडल है, जहाँ पर जो केंद्रीय वाहिनी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरी यहाँ पर केंद्रीय वाहिनी है, जो केंद्रीय जवान है वो पूरी तरीके से अगर आप वहां पर पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से वोट हो रहे हैं। पर सहेली जी, अगर आप हमको वहां के दृश्य दिखा सकें कि कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कितना उत्साह है लोगों में, जो हमारे दर्शकों को आप पहले दिखा सकें तो बेहतर होगा। और जरा उनसे भी समझने की कोशिश करिए, बात करने की कोशिश करिए कि मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर वो वोट देना चाहते हैं, किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, ये पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुद्दे क्या हैं उनके, वो किस लिए वोट देने आए हैं और इस तरह क्या बदलाव चाहते हैं वो। जी देखिए, वाली विधानसभा क्षेत्र के हम अगर देखें तो पूरे विषय के ऊपर हम तो ध्यान दे ही रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगी कि इस पूरे जो बूथ है, इन बूथ को अगर हम देखें अच्छी तरीके से, लोग तो यहाँ पर वोट देने आए हैं, हम बात कर लेंगे। सर, आप यहाँ वोट देने आए हैं, तो वोट देते वक्त आप जिनको चुनेंगे, चुनने वक्त आपको आपके जहन में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा इस बार वोट देने वक्त अहम होगा? मुद्दा क्या काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास पर मुद्दा होगा। हाँ, तो कौन से विकास सबसे ज्यादा इस बार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा? नौकरी चाकरी हुआ, कल कारखाना हुआ, सब होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आप तो युवा है। Changes saying everyone is voting for change only, so we want changes basically. आप क्या कहना चाहती है? आपके पहली वोटर है?
2-3 साल हो गए। इस बार वोट देने वक्त आपके जहन में सबसे ज्यादा कौन से मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है? से रिलेटेड अभी हम लोग को मतलब बहुत प्रॉब्लम, मतलब जिन लोग को बहुत इंक्रीजिंग चाहिए एजुकेशन के सेंस में, इन ऑल द सेंसेस मतलब वेस्ट बंगाल मतलब काफी पीछा है। तो इस बार तो दोनों पक्ष ही कह रहे हैं कि ढाका, मतलब ये पक्ष भी कह रहे हैं 1500, ये पक्ष भी पक्ष कह रहे हैं 3000। तो इस बार आपको क्या लगता है कौन सा आपके पक्ष में रहेंगे कि ये जो विकास है, इस विकास कितना चेंजेस ला सकता है? आपको क्या लगता है आने वाले समय को क्या होने वाला है? जो मतलब हम लोग को मतलब कर सकते हैं हम लोग के लिए बेसिक, मतलब ज्यादा हम लोग पब्लिक के लिए कर सकते हैं। हम इनसे बात किए हैं कि पूरे तरीके से ये जो विकास है, उन्नयन है, एजुकेशन सिस्टम है, ये जो युवा पीढ़ी है, एजुकेशन, जो नौकरी चाकरी, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस बार यही होने वाला है। इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं, 91 जो नाम काटे गए हैं। इससे ज्यादा भी ये जो नौकरी के सवाल उठे हैं, ये जो युवा पीढ़ी है, जो सबसे ज्यादा सहली सबसे बड़ी बात यह है, सहली बड़ी बात यह है कि बंगाल वो स्टेट है जिसको कहा जाता है कि वो बौद्धिकता में, इंटेलेक्चुअलिटी में सबसे आगे रहता है। देश जो चीज बहुत समय बाद सोचता है वो 20 साल पहले बंगाल सोच लेता है। मुझे याद है मेट्रो ट्रेन 88 में वहां पर बन गई थी, यानी कि जब पूरे दूसरे प्रदेशों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी तब बंगाल में मेट्रो चल गई थी। इतना आगे एडवांस सोचता है वो बंगाल कैसे पीछे रह गया? किस विकास की बात कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो जिन वोटर से आपने बात की वो किस तरीके के विकास की बात करके कैसा चेंज होना चाहिए? बार ये जो विकास है, इस विकास की बात कर रहे हैं कि उन्नयन, मतलब ये जो भाता की बात कर रहे हैं, ये सारे दल भाता से ही चल रहे हैं। मतलब 1500 या फिर 3000 नहीं चाहिए, इन लोगों को चाहिए विकास, मतलब एजुकेशन सिस्टम में विकास चाहिए। क्योंकि अगर हम एजुकेशन सिस्टम की ओर देखें, पूरी तरीके से ये ध्वस्त हो चुका है। हम अगर देखें जो पूरी क्लास 1 से लेकर 8 तक की पूरी जो सिलेबस है या फिर जो पूरी पढ़ाई लिखाई के सिस्टम है, पूरी तरीके से वो बहुत ही गलत तरीके से चल रहा है। ये लोगों के बात करने से ही समझा जा सकता है। अगर हम देखें एक सवाल और है सहली, एक सवाल और है। यहाँ पर लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे पहले देश की यूनिवर्सिटी खुली थी और बड़े बड़े बौद्धिक, वहां पर नोबेल पुरस्कार भी अगर किसी को मिला था तो वो भी वेस्ट बंगाल में ही मिला था। इन सब के बावजूद अगर लोग एजुकेशन की बात करें कि हम लोग एजुकेशन में पीछे रह गए, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन में वेस्ट बंगाल कहां से और कैसे पीछे रह गया? इस बार देखिए सर, सबसे ज्यादा तो देखने वाली विषय यही रहेगा कि सत्ता परिवर्तन होने के साथ साथ ये जो एजुकेशन के जो पैमाने के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं प्रदीप सर, उनका भी रुख कर लेते हैं। सहली आप बने रहिएगा हमारे साथ। बताइए प्रविशेक जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी प्रदीप जी ने एक चीज पूछी कि एजुकेशन को लेके बात हो रही है। फिलहाल वो प्रदेश है जो 20 साल पहले सोच लेता है, बाकी देश को 20 साल बाद मालूम चलता है। सर यही तो हम समझाना चाह रहे थे भैया कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकारें थी तो यहाँ पे एजुकेशन की इज्जत थी, एजुकेशन थी, यहाँ पे लोग जानते थे, पढ़े लिखे लोग तब थे। जब से फिलहाल चलिए वाम सरकारों ने जो किया वो भी एकदम से खत्म नहीं किया, लेकिन जब से तृणमूल आ गई और देश में जो हमारे मोदी जी आ गए जिनकी डिग्री का आता पता आज तक नहीं चल पाया है, बाकी उनके नीचे जितने भी हैं उनकी भी डिग्री का आता पता नहीं है। एक अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, वो हाफी डेबिट करते रहते हैं। तो ऐसे मसाले अगर देश चलेगा तो फिर कैसे हमारे लोगों को शांति मिलने वाली है? अभिषेक जी अभिषेक जी आपकी बातें बिल्कुल सब ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रदेश की जनता लगातार भर भर करके वोट दे रही है ना। मोदी जी की 2 बार सरकार बनी, 2024 में बहुमत की सरकार बनी, 2019 में 303 सांसद। आप सोचिए कितना बड़ा 2024 2024 में 303 और इसके बाद 2024 में जरूर 240 पर आ गए, लेकिन जनता भरपूर प्यार दे तो रही है ना। हाँ तो ये तो बात सही है, भरपूर प्यार दे ही रही है। पैसे भी भरपूर बांटेंगे तो मिलेगा, पैसे जब भरपूर खर्च होंगे तो पैसे मिलेगा जरूर, क्यों नहीं मिलेगा?
नहीं आपकी ये बात तो देखनी पड़ेगी। अभिषेक जी 10 साल अभिषेक जी 10 साल आपकी सरकार थी। नहीं मेरा एक सवाल है, 10 साल आपकी सरकार थी। कांग्रेस ने ये गंदी राजनीति नहीं की है सर। अगर गंदी राजनीति की होती ना साहब, तो ऐसे आज हमारे देश में जो सबसे पुरानी पार्टी जिसने आजादी का अपना योगदान दिया है, उस पार्टी अगर अभी ये स्थिति अगर थोड़ी कमजोर है, अभी भी हमारे जैसे लोग और इस पार्टी के अभी भी सैनिक हैं जो अभी भी इस पार्टी को दम भरते हैं, हम सीना ठोक के खड़े सबके सामने, अभी भी डरे नहीं हम लोग। ये ठीक बात, हमारे पास वोट नहीं है। नहीं ये ठीक बात है, आप लड़ रहे हैं, ये अच्छी नहीं अभिषेक जी आप लड़ रहे हैं और ये अच्छी बात है, पुरानी पार्टी है। एक बार हम प्रदीप सर उनका रुख कर लेते हैं सहेली का, वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सहेली देखिए, इस बार सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा को लेकर भी रहा, क्योंकि हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी हो गए, गृह मंत्री अमित शाह हो गए, या तमाम राज्य के जो बीजेपी के नेता है वो हो गए, महिला सुरक्षा को लेकर तत्परता दिखाते नजर आए और ये कहने लगे कि टीएमसी के सरकार में महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पाई, हम देकर आएंगे। लेकिन पोलिंग बूथ पर जो महिलाएं पहुंच रही हैं उनका क्या कहना है? देखिए महिलाएं जो है, महिलाएं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगी कि वो इस बार यहाँ पे जो बूथ में जो महिलाएं खड़े हुए हैं, हम हर एक बार पश्चिम बंगाल में एक एक बार करके जो एक एक घटनाएं घटी है, अजगर से लेकर कस्बा लॉ कॉलेज से लेकर एक एक जो घटनाएं घटी है, हम हर एक बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर सबको हम इस मुद्दे पर बात करने देते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आपसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे कि हम अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में नारी सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम ऑल्सो वर्किंग वुमन, हम भी काम पे जाते हैं, हमको इसको लेकर कोई इशू नहीं है, बट अभी जो केसेस सामने आते हैं वो तो सबको दिखते हैं, तो केसेस पे तो वर्कआउट किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा फॉर ऑल द लेडीज। बिकॉज कुछ लड़के लिए कुछ है जो डर के बाहर नहीं आते, कुछ है निकलते हैं, तो अभी जो डर के बाहर नहीं आते हैं उनका डर खत्म करना बहुत जरूरी है। So yes, तो आपको क्या लगता है ये मुद्दा सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा होने वाला है? मैटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सारा इक्वली इंपॉर्टेंट, चाहे वो एजुकेशन हो, जॉब हो, नारी की सुरक्षा हो, कुछ भी हो, सारे मैटर्स करते हैं। हर एक जो मुद्दा है वो यहाँ पे वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आई वांट चेंज, नॉट ओनली आई, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट चेंजेस, सो लेट्स वर्क ऑन इट, होप फॉर द बेस्ट। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो नारी सुरक्षा के विषय है, नारी सुरक्षा का विषय आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार वोट देते वक्त? क्योंकि आप अभी वोट देने जा रहे हैं, तो आप जब बैलेट बॉक्स में वोट देने देंगे तो नारी सुरक्षा आपके लिए सबसे ज्यादा अहम मुद्दा होने वाला है। हाँ, होने वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट इशू है यहाँ का, यहाँ से भी रिलेटेड, मतलब ऑल द मुद्दा मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी एक है उसमें का, इसमें भी चेंजेस आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस बार नारी सुरक्षा आपके लिए सबसे ज्यादा मुद्दा होने वाला है? जी बिल्कुल, बहुत एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। देखिए हम नरेंद्र मोदी को अगर देखें, गृह मंत्री को अगर हम देखें, तो हर एक जब बंगाल में आए हैं, प्रचार किए हैं, तो हर एक बार इस विषय को सबसे ज्यादा ध्यान दिए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो नंबर 1 इशू तो है ही नारी के लिए, हर तरफ से वुमेन सेफ्टी प्राइमरी है, बेसिक उनको राइट है वो सबका, तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सहली एक सवाल अगर पूछ पाए आप, सहली अगर एक सवाल आप पूछ पाए लोगों से, सहली अगर आपको अगर मेरी आवाज मिल रही हो, एक सवाल अगर आप इन महिलाओं से ले पाए कि महिला सुरक्षा तो ठीक है, अपनी जगह पर सवाल बड़ा है, लेकिन क्या महिला आरक्षण भी एक मुद्दा बन पाया है क्या? अगर आप कुछ महिलाओं से इस पर बात कर पाए। जी मैं कोशिश करूंगी सर कि महिला आरक्षण कितना इस बार सबसे ज्यादा मुद्दा बन पाए है क्या नहीं। मैं कोशिश करूंगी बात करने की कि देखिए नारी सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम तो होने वाला है, पर नारी सुरक्षा इस बार सबसे ज्यादा अहम होने वाला है, पर नारी आरक्षण कितना इस बार अहम होने वाला है, क्या लगता है आपको? आइडिया नहीं है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? नारी आरक्षण इस बार कितना? বাংলাতেই বলুন, অসুবিধা নেই। আশা তো করতে সবসময় আমরা আশায় থাকি, তাই না? তো এবার যেই আসুক
एटलीस्ट मतलब सहेली, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि महिलाएं सुरक्षा और आरक्षण को लेकर जमीन पर उतरी हैं इस बार। देखिए, इस बार इस पूरे विषय के ऊपर लोग कह रहे हैं कि नारी आरक्षण भी इस बार इस चुनाव में एथिक्स मतलब एक बहुत ही अहम मुद्दा बनने जा रहा है। और ये मुद्दा काफी गर्माता भी नजर आया था। सहेली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से भी पांडे जी जुड़े हुए हैं। देखिए पांडे जी, हमने जमीनी स्तर पर लोगों से बात करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन सवाल अब ये है कि बीजेपी महिला सुरक्षा को लेकर जमीन पर उतरी है और तमाम तरह के मुद्दे भी उठाती नजर आई है, पर महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी के पास रोड मैप क्या है? जनता आप पर भरोसा क्यों करे? क्या रोड मैप लेकर आप जाएंगे उनके सामने? ये भी सबसे बड़ा सवाल था। इसको आप जमीन पर उतार पाए या नहीं? पांडे जी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ लक्ष्मी प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी जी, आप सहेली को सुन रहे थे इतने देर से, आपको क्या लग रहा है बंगाल में महिला आरक्षण और महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है? देखिए, महिला आरक्षण से संबंधित बात में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो महिला आरक्षण वाली चीजें हैं अभी बंगाल की जनता में इस इलेक्शंस में मुद्दे के तौर पे नहीं देखी जा रही है। रहा महिला सुरक्षा की बात, तो ये एक प्रमुख मुद्दा है, लेकिन यहाँ की जनता के पास इस तरह की भी धारणा है कि महिला सुरक्षा से संबंधित जो बातें हैं केवल वो बंगाल की बातें नहीं है, पूरे भारत की समस्या है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पूरे भारत में जो है ऐसा नहीं है कि केवल जो है बंगाल में टीएमसी के द्वारा जो शासित राज्य है इसमें ही महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सवाल है। पूरे भारत में ये समस्या है और बंगाल की महिलाएं जो है अगर पूरे भारत में देखा जाए तो पब्लिक स्पेस की जो एक्सेसिबिलिटी है उसमें वो काफी आगे रही है। नहीं लक्ष्मी जी, तो अगर महिला आरक्षण भी लड़ रही है। लक्ष्मी जी, भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण का मामला बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि पिछली बार भी और 2011 से लेकर के लगातार महिलाएं टीएमसी को वोट करती आई हैं और यही एक वो बड़ा चंक है जो मेजॉरिटी में लाता है टीएमसी को। लेकिन अगर आरक्षण, महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं बन पा रहा है, सुरक्षा का मुद्दा तो बन पा रहा है, क्या लगता है कि क्या ये महिलाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर अपना झुकाव करेंगी? देखिए, अभी ये बहुत क्लियर नहीं है। इस मामले में जो है हमारा पहले से भी एक राय रही है कि अगर टीएमसी की सरकार बनती है तो जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और जो महिलाएं हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और महिलाएं जो है अभी ऐसा नहीं लग रहा है, शहरी क्षेत्रों में जो है जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनकी धारणा अलग है। क्योंकि देखिए, अगर अभी हम वोटर को देखते हैं, वोटर का जो एक लेयर्स है, जैसे शहरी क्षेत्रों के वोटर्स अलग हैं, मान लीजिए अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहे हैं तो उनके अलग हैं। इसके अलावा जो सोशल कैटेगरीज है उसके बेसिस पे जो है वोटिंग के पैटर्न्स को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पांडे जी, ठीक है लक्ष्मी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। पांडे जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो आपने सुना कि हमारी जो सहयोगी हैं सहेली, वो लोगों से बात कर रही थी, तो महिला सुरक्षा का तो मुद्दा बना है, लेकिन महिला आरक्षण का मुद्दा आप उतना बड़ा नहीं बना पाए, जिसके लिए 2-3 दिन का सदन भी बुलाया गया था। देखिए, महिला आरक्षण का भी जो मुद्दा है, आप कह रहे हैं कि बड़ा नहीं बन पाया। बंगाल की जनता विपक्षियों को देख ली, बंगाल की जनता ने, पूरे भारत की जनता ने विपक्षियों का चेहरा देख लिया कि महिलाओं को लेकर के पूरे विपक्षी का क्या ख्याल है। और देखिए, बंगाल में महिला सुरक्षा की बात आप किसी भी माता बहन से आप जाकर के पूछिए तो सबसे पहला मुद्दा है बंगाल में सबसे पहला मुद्दा है हमारी बहनों का सुरक्षा। आप 1500 दे दो, 1700 दे दो, 2000 दे दो, मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में अगर 3000 रुपया देने के लिए है हमारी बहनों को, तो उसके साथ साथ हम उन्हें सुरक्षा भी देंगे, उसके साथ साथ हम बेरोजगार बहनों को रोजगार भी देंगे। सिर्फ हम पैसा नहीं देंगे, हम साथ में सुरक्षा देंगे। आप देखिए, जहां जहां हमारी सरकार है उन राज्यों में अगर हमारी बहनों के ऊपर कोई आंख उठा करके देखता है तो उसके घर पे सबसे पहला बुलडोजर चलता है सरकार की तरफ से। हमारी बहनें हमारे घर की लक्ष्मी, लक्ष्मी भंडार के नाम से आंकड़े उठाइए, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आता है। अभिषेक जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए। सवाल पूछा था अभी पांडे जी से शायद कुछ दिन पहले जब मेरी मुलाकात हुई थी इसी तरह किसी डिबेट पे, तो पांडे जी को आवाज नहीं आती है जनरली उस समय जब उनकी लिस्ट से बाहर का सवाल होता है।
अब महिला सुरक्षा के इनको मालूम ही नहीं, कुछ भी इनके लिस्ट में था ही नहीं, तो आपने पूछ लिया तो म्यूट करके बैठे क्या थे, वो क्या कर रहे थे बैठ के? वो अगर वो नहीं सुन पाते तो बैठे क्या थे? मुंह देख रहे थे हम लोगों का, ये अपना मुंह यहाँ दिखा रहे थे? सवाल एक ही है। दूसरी बात, महिला सुरक्षा कम से कम भाजपा के किसी नेता या प्रवक्ता के मुंह से तो बिल्कुल सुनने में अच्छा नहीं लगता। दूसरी चीज रही बात महिला विरोधी, इन लोगों को ये तो कोई बताए कि ये परिसीमा या डिलिमिटेशन का जो बिल ला रहे थे उसका विरोध हुआ है। महिला आरक्षण का विरोध कभी भी नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। राजीव गांधी जी की देन है जो आज भी प्रदेश अपने हमारे देश में महिला आरक्षण है, अभी भी चल रहा है। जो कभी लेकिन अभिषेक जी जो है वो पूरे देश में बयान हम चर्चा, दर्शकों को सुना देते हैं, फिर जी, से आएंगे आपके पास, ये बिल्कुल। सुना देते हैं दर्शकों को। Very peaceful, very quiet. In my booth, 180 votes have already been cast. I hope that the speed will gather momentum after some time. What do you think? What are your take on this second phase? Because Trinamool will do very well. This is stronghold of Trinamool, Kolkata, Howrah, 24 Parganas. And the election commission has deployed a lot of central forces in and out of the city, and we have seen- Election Commission has confused the election process by overkill. It was not necessary. And we saw that a historic moment happened in the first phase. Above 90% voting percentage has come up. This time also, So do you think it's against the SIR? The people are scared? it's against the SIR. People have revolted against the harassment faced due to SIR. Thank you very much. तो सौगत राय को सुन रहे थे आप, जिस तरीके से उन्होंने भी ये दावा किया है कि टीएमसी आश्वस्त है। पर अभिषेक जी, आप अपनी बातों को दोहरा सकते हैं? महिला आरक्षण को लेकर आपसे सवाल किया गया था, प्रदीप जी ने आपसे सवाल किया था, कैसे ये आप मुद्दा देख रहे हैं? महिला आरक्षण तो देखिए कांग्रेस पार्टी की देन है। ये महिला आरक्षण बिल तो था नहीं, ये बहकाने की कोशिश है देश को। इसमें कोई महिला आरक्षण को विरोध किसी भी पार्टी ने नहीं किया था। इनको ये ध्यान देना चाहिए, इसमें सिर्फ डिलिमिटेशन या परिसीमा जिसको कहते हैं उससे जिससे अपना दायरा बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि इनको मालूम था इनके वोटर जहां पे हैं, एक वर्ड है अंग्रेजी में गेरीमैंडरिंग, या उसको कुछ लोग जेरीमैंडरिंग भी बोलते हैं। अगर उसको आपके दर्शक या आपके सुनने वाले सभी लोग जो लोग आप अगर उसको जस्ट सर्च करेंगे गूगल पे ना, तो ये इनका जो बिल है ना, इसकी पूरी पोल खुल जाएगी। उसके बाद भाजपा के कोई नेता प्रवक्ता कहीं सामने दिखाई नहीं पड़ेंगे। यही करना चाहते हैं ये बहुत पुरानी प्रथा चली आती है। जब सत्तारूढ़ पार्टी जिसको लगता है कि अब हम सत्ता में नहीं रह पाएंगे, अब हम परेशानी में आ सकते हैं या हम कमजोर पड़ सकते हैं, तब ये नौटंकी करते हैं। और वही नौटंकी लेके आए, नौटंकी हमारे नेताओं ने हम लोगों ने पकड़ ली तो शांत बैठ गए। नहीं, आपकी बात देखिए, आप बगल में देखिए, आप कितना भी सही हो, आप कितना भी सही हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक परसेप्शन बनाने का जो मामला होता है ना, भारतीय जनता पार्टी ने एक परसेप्शन तो ये बना ही दिया है। आप जितना भी करती है जी, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने देश को परसेप्शन नहीं दिया, आजादी दी है, शिक्षा दी है, संस्थान दिए हैं, रोजगार दिए हैं। बाकी ये लोग परसेप्शन बना के जीत रहे हैं। जनता को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? आज कल 5 साल 10 साल जब हम लोग वापस आएंगे तो इनकी इनको जैसे बोलते हैं ना कि गायब कर दिया जाता है, इनको गायब हम लोग नहीं करेंगे, उनको जनता गायब करेगी। तो जब हम आएंगे तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी भाई आप जब वापस आएंगे तब तक मोदी जी तो 1000 साल तक का अपना प्रोग्राम बना रहे हैं कि वो 1000 साल तक भाजपा और आरएसएस राज करेगी। ये बोलते रहे जी, पांडे जी के पास चलते हैं। ठीक है, पांडे जी से सवाल लेते हैं। पांडे जी, ठीक है, पांडे जी, ये अभिषेक जी कह रहे हैं कि आप लोग गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल तो पहले ही पास हो गया था। पांडे जी तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? पांडे जी, महिला आरक्षण बिल जो है वो पहले ही पास हो गया था, लेकिन उसे लेकर अब देखिए इतनी चीजें हुई, पर वहां तक पहुंच नहीं पाई है बंगाल में बीजेपी। अनम्यूट कर लीजिए पांडे जी अपने आप को। बंगाल बीजेपी भारत में 1980 में बना था। और मैं बता दूं, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी बंगाल नहीं पहुंच पाई है, तो इस बंगाल के भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही बंगाल भाजपा का स्थापना किया था। तो ये बताने की जरूरत नहीं कि बंगाल। दिल खोल के वोट करिए। जैसे भूखे को खाना नहीं मिलता है, प्यासे को पानी नहीं मिलता है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा था।
आज वो मिला है तो खुल के इस्तेमाल करिए। पहले दफा में देखा गया 93% तक वोटिंग हुई और आज दूसरे दफा है, क्या है, किस तरह लगा? यहाँ पर बस्तियों में ये गुंडे बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर लोग फिर भी निकल करके वोट कर रहे हैं। ये लोग बस्तियों के बाहर और पोलिंग स्टेशन के बाहर जो भीड़ कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है इलेक्शन कमीशन से, आपने जो नियम बनाए उनका पालन करवाइए। आपने कहा 2 से ज्यादा लोग कैंप पर नहीं रहेंगे, 50-50 लोग क्यों खड़े हैं? डंडे पड़वाइए सीआरपीएफ से, लात के भूत है, बात से नहीं मानेंगे। 100 मीटर के अंदर भी देखा जा रहा है बहुत से लोग। वही तो मैं कह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए और हटाना चाहिए इन लोगों को। देखिए पांडे जी, महिला आरक्षण, महिला सुरक्षा को अगर हम इतना रख भी दे तो इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर भी कई सारे सवाल उठे और टीएमसी देखिए लगातार ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं किया है। पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रगति जी। इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर सबसे बड़ा सवाल उठा है इस चुनाव में और देखिए टीएमसी लगातार इलेक्शन कमीशन पर कई सारे आरोप भी लगाती नजर आई कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए था निष्पक्षता से इस चुनाव में, वो नजर नहीं आया। देखिए इलेक्शन कमीशन पे दीदी जब से एसआईआर शुरू हुआ तब से आरोप लगाते हुए जा रही है। ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ दीदी तो सबसे पहले कहें कि हम एसआईआर का विरोध करेंगे और एक सैंडल पर उन्हीं के मंत्री ने सबसे पहले फॉर्म लेकर के डाला हुआ था, पोस्ट किया हुआ था। तो ये दोहरी नीति है मुख्यमंत्री की, जो मुख्यमंत्री कहती हो करती कभी नहीं है। एसआईआर का विरोध करने के लिए बोले थे, नहीं किया। उन्होंने कहा था कि एसआईआर कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम नॉमिनेशन नहीं भरेंगे। एसआईआर कंप्लीट नहीं हुआ था, दीदी नॉमिनेशन फाइल करके आ चुकी थी। तो दीदी बंगाल की जनता को सिर्फ और सिर्फ बहका रही है, उस बंगाल की जनता को बहकावे में ले जाकर के पुनः सरकार में आना चाहते, लेकिन इस बार बंगाल की जनता बहकने वाली नहीं है। बंगाल की जनता इनके लोभ में आने वाली है। बंगाल की जनता ठान चुकी है कि इनका विसर्जन करना जरूरी है। पांडे जी, सवाल ये है, अभिषेक जी कह रहे हैं महिला आरक्षण बिल पहले से पास हो गया, दोनों सदन में भारी बहुमत से पास हो गया, सारी पार्टियों ने एक स्वर से पारित कर दिया, उसको राष्ट्रपति ने अपना अनुमोदन भी दे दिया, वो कानून भी बन गया। तो अब ये महिला आरक्षण बिल का मुद्दा उठ क्यों रहा है? देखिए 2023 में आप लोगों को मालूम जो बिल आया था, अभी संशोधन करके जब 800 सीट लोकसभा में सीट बढ़ाई जा रही है, लोकसभा में सीट बढ़ाने के साथ साथ ही 33% आरक्षण देने की बात हम लोग कर रहे हैं कि महिला भी 33% रहेंगी हमारे साथ में। 33% आरक्षण का बिल ऑलरेडी पास हो चुका है और कांग्रेस समेत तमाम सब लोग कह रहे हैं कि आप इसी जो हमारी 545 की सांसद है उसमें से ही 182-183 सीटें महिलाओं को दे दीजिए। मलिक के देता हूं जी। मैं जो सवाल भाई अगर संशोधन किया जा रहा है तो दिक्कत कहाँ आ रही है, सुविधा कहाँ पे हो रही है, क्यों तकलीफ है विपक्षियों को? हमने तो नहीं, अगर विरोध करना था जब 850 सीटों का लोकसभा बना तब विरोध करते, नहीं जाते हो लोकसभा में, कहते कि नहीं भैया नहीं होगा, लेकिन आप जाकर के विरोध कर रहे हैं। अगर हम आरक्षण ला रहे हैं उन सीटों में से 33% तो विपक्षियों को तकलीफ किस बात की है? क्यों दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब तो महिलाओं की बात करते हैं ना, 50% दीजिए, 50% एक भी विरोधी, लेकिन ये विपक्ष का मुखौटा पूरे भारत की महिलाएं देख ली, पूरे भारत की माता बहनें देख ली कि विपक्ष सिर्फ कहता है कि हम महिलाओं के साथ में, लेकिन महिलाओं के साथ में रहता नहीं है हमेशा में। अच्छा बताइए, राहुल गांधी जी पहली बार बिल पास नहीं हुआ, अभिषेक बनर्जी को फोन करके बधाई देते हैं, अभिषेक बनर्जी को फोन करके बधाई देते हैं। इससे पहले भी महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ बंगाल में, डॉक्टर बहन के साथ बलात्कार करके हत्या कर दिया गया। तब राहुल गांधी अभिषेक बनर्जी को फोन नहीं किए कि भैया ये क्यों हो रहा है, देखिए बंगाल को थोड़ा समझिए, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित क्यों है, बंगाल में डॉक्टर बहन के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है, क्यों उनकी हत्या हो जाए। तब राहुल गांधी जी ने फोन नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी जी का फोन किया जब महिला बिल पास नहीं होने दिया, रोक दिया, तो खुशी मनाने के लिए मैं तो उसी वक्त चैनल में कहा था कि राहुल गांधी जी दिल्ली में मत बैठिए, दिल्ली से बंगाल में और गर्दन में ढोलक लेकर के आप और अभिषेक बनर्जी दोनों आदमी रास्ते में ढोलक बजा के डांस कीजिए और ये देश की जनता को दिखाइए कि आप महिला विरोधी थे और हैं। सिर्फ चैनल पर, सिर्फ मंच पर और सिर्फ लोकसभा में महिलाओं के लिए आवाज उठाने से आवाज नहीं होता है। भारत की महिलाओं के लिए, भारत की बेटियों के लिए आवाज कोई उठा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर किसके नेतृत्व में हुआ था? हमारे भारत की बेटियों के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसका भी ठीक है। दोनों पांडे जी और अभिषेक जी दोनों की बात हो गई, इसका फैसला लक्ष्मीकांत जी करेंगे। लक्ष्मीकांत जी आप बताइए भाई, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आप बताइए कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के
भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो कितना महिला हितैषी है, कांग्रेस कह रही है कि नहीं हम महिला हितैषी। हम, आपकी नज़र में कौन है महिला हितैषी? एक्चुअली अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियों ने भारत की महिलाओं के साथ जो है न्याय करने में बहुत ज्यादा समय ले लिया। अगर ये बिल आया भी तो आजादी के बहुत लंबे समय के बाद आया है, और अगर महिलाओं की संख्या देखा जाए तो आधी है। कहने का मतलब है कि आधे हिस्सेदारी में उनका हक बनता है। तो दोनों पार्टियों ने जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है उनके साथ जो है न्याय करने की कोशिश किया है। हाँ, कांग्रेस का ये दावा रहा है कि ये बिल ऑलरेडी पास हो चुका था, तो अभी जो एग्जिस्टिंग 543 जो मेंबर लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसमें उसको बीजेपी के द्वारा लागू किया जाए, जबकि बीजेपी जो है उसको नहीं, ये ठीक है, ठीक है, नई जो स्ट्रेंथ है उसके साथ लागू करने की कोशिश कर। एक सवाल और ले लेते हैं अभिषेक जी, उसके बाद हम दूसरे मुद्दे पर चलेंगे। अभिषेक जी, सवाल ये है, आपने बहुत बड़ा चेंज किया है। आप जब महिला आरक्षण बिल ला रहे थे, राज्यसभा में पास भी कराया था, उस समय आपने आरक्षण के अंदर आरक्षण का विरोध किया था। मुलायम सिंह यादव जी ने सीधे कहा था कि आरक्षण में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी थी और उस समय ये बिल पास नहीं हो पाया था। अगर आप बात मान लेते तो ये तभी पास हो जाता और आपको बड़ा माइलेज मिल जाता। क्या लगता है कि आपसे चूक हो गई और अब आप उस चूक को पूरा करने के लिए खुद आरक्षण में आरक्षण की मांग कर रहे हैं? 2023 में जो बिल पास हो चुका था 2024 में लागू क्यों नहीं हुआ, ये सवाल का जवाब तो कोई नहीं देता। नहीं, पहले जो मेरा सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए। आप आरक्षण में आरक्षण की बात कर रहे हैं, नहीं, सवाल सुन लीजिए ना, आप इधर उधर मत जाइए। आरक्षण में आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, अगर आपने ये बात पहले मान ली होती तो ये उसी समय लागू हो जाता। हमारा विरोध उन 3 बिलों के साथ है, एक के साथ नहीं है। और महिला बिल लाना है, महिला आरक्षण देना है तो 543 में दीजिए ना, जो है। अभिषेक जी, या तो आप मेरा सवाल समझ नहीं पा रहे हैं या जानबूझ के आप उस पर आना नहीं चाहते हैं। मैं जो कह रहा हूं, सुन लीजिए, सवाल यह है, आपने आरक्षण में आरक्षण का विरोध किया था जब महिला बिल लाए थे, लेकिन अब आप वही बिल में कह रहे हैं कि नहीं आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए। ये आपका एक टैक्टिकल चेंज है कि नहीं है? आपको लगता है कि आपसे चूक हो गई थी उस समय? ये तस्वीरें भी लगातार आ रही है, बयान सुना देते हैं। गाजी की मदद से और गुंडागिरी हो रहा था, वोट लूट कर रहा था। हमने खुद वो नूर इलाही गाजी को जो हम 76 नंबर कटल मेरा जीपी, वहाँ पे मेरा वो बूथ एजेंट और मेरे वो जो सिक्योरिटी गार्ड ले करके हम बूथ लेके हमारा बूथ एजेंट को बढ़ाने के लिए CCTV ठीक रहा है कि और सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर TMC गुंडे लोग को जाकर देखने के लिए मैं जाने के बाद 200 और 250 जो TMC गुंडे लोग मेरा ऊपर अटैक किया, वो गुंडागिरी किया और बम्बू और लोहा के रॉड लेकर के आर्म्स लेकर के मार रहा था। इतना मेरा वो कार पे भंगचूर किया, हमारा खुद मर्डर करने के लिए प्रयास रहा। मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसका जो लाइसेंस गन, वो गन छीन लिया, वो गन छीन करके मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसको भूमि पे हल दिया, लात मार मेरे पर प्राणघाती हमला चला। हम बोला अभी तक TMC को गुंडे और जो नूर इलाही गाजी और 250 जो गुंडे, उन लोगों के गुंडे अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ। हम एक बात प्रशासन को जांच करके बोलना चाहिए। यहाँ पे जो वोट लूट रहा 2021 वो गुंडागिरी और ये नूर इलाही गाजी और रजा गाजी कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा केस रहा। निर्वाचन कमीशन और स्पेशल ऑब्जर्वर बोला जो गाइडलाइंस दिया। तो प्रदीप सर, ये तस्वीरें हमने दिखाई है दर्शकों को, और देखिए बीजेपी एकदम सीधा आरोप लगा रही है कि बूथ लूटे जा रहे हैं, और देखिए उनकी गाड़ी, बीजेपी के प्रत्याशी है, उनकी गाड़ी को भी तोड़ा गया है। और उनका ये सीधा आरोप है कि गुंडे जो है TMC के, वो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जो पिछली बार भी उन्होंने किया और इस बार भी दूसरे चरण के चुनाव में भी यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। प्रगति, तुमने बहुत सही सवाल पूछा, लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग इतनी सतर्कता बरत रहा है। 2400 कंपनियां, 2400 कंपनियां
केंद्रीय बल की वहां पर मौजूद हैं। अजय पाल शर्मा जैसे जो लोग हैं, जो लोगों को बताते नजर आ रहे हैं कि जरा सा भी कुछ गड़बड़ किया तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि बूथ लूटिंग हो रही है, बूथ लूटा जा रहा है वहां पर, और तो ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि हमारी सीआरपीएफ की कंपनियां और जो बाकी कंपनियां हैं, केंद्रीय जो बल है वो वहां क्या कर रहा है। हालांकि बहुत जगह काम अच्छे करते हुए वो दिखाई दिए, लेकिन आज बहुत ही क्रूशियल डे है। देखो प्रगति, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दूसरे फेज का चुनाव है 142 सीटों पर, इसमें मात्र 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और ज्यादा सीटें यहां पर टीएमसी को मिली थी। आज का दिन तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी या अल्पमत की सरकार बनेगी, हंग विधानसभा होगी। आज के दिन से यह तय होगा। ये अलग बात है प्रगति की पहला जो फेस हुआ था उसमें जितने भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी, 53 सीटें वहां पर मिली थी, और इस बात का क्रेडिट भी उनको जाना चाहिए कि वो 2 सीटों से बढ़ के 77 सीटों पर पहुंचे थे। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्या वो 77 से 148 पर पहुंच पाएंगे, क्या ममता बनर्जी को 225 से वापस ला करके 140 पर पटक पाएंगे, ये आज का दिन तय कर देगा। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मुझे लगता है प्रगति इस सवाल को लेकर के पांडे जी के पास चलना चाहिए। पांडे जी, 2400 कंपनियां सेंट्रल की यहां पर लगी हुई हैं और चुनाव आयोग बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है, एक एक चीज पर अपनी निगाह लगे हुए। उसके बावजूद भी आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, बूथ को लूटा जा रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, ये मारपीट तक हो रही है। कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही मारपीट हुई है। ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? देखिए, जहां पर मारपीट हो रही है, अगर बूथ लूट किया जा रहा है, वहां पर कंपनियां पहुंच रही हैं, पुलिस वहां पे पहुंच रहा है कंप्लेन करने पर। थोड़ा देखिए, तृणमूल कांग्रेस की पहचान ही यही है। अगली बार 100% कर पा रहे थे, इस बार उन्हें जहां मौका मिल रहा है थोड़ा सा वहां कर पा रहे, लेकिन इस बार फोर्स की तरफ से, देश की सेना की तरफ से ये आगाह कर दिया गया है कि अगर हम पकड़ेंगे तो फिर आपको पछताना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों किए। तो उन्हें लग रहा है कि मुख्यमंत्री हमें बचा लेंगी, तो ये उनका भूल है। कंपनियां वहां पहुंचेंगी जहां पे अगर थोड़ा सा भी दिक्कतें आ रही हैं, अगर थोड़ा सा बूथ लूटा जा रहा है, हमारे प्रत्याशी के ऊपर हमला किया जा रहा है, तो कंप्लेन करने के बाद वहां पर हमारे भारतीय सेना पहुंचेंगे और भारतीय सेना पहुंच करके अच्छे से इलाज करेंगे। कांग्रेस तो वहां कहीं है ही नहीं है। कांग्रेस खुद का वजूद तलाशने की कोशिश कर रही है कि वो कहां पर है। अभिषेक जी, आप पर अभी भी आरोप लग रहे हैं कि भाई आप अभी यही सब करते रहे और एक बार फिर से यही कर रहे हैं। खुद को अनम्यूट कर लीजिए अभिषेक जी आप। मेरा अनम्यूट है। ये क्या हिंसा की बात कर रहे हैं शायद पांडे जी जी। हिंसा कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं की साहब। ये झूठ तो आप किसी को मत बोलिए, कोई भी विश्वास ही नहीं करेगा इस बात को। ये तो एकदम सरासर झूठ है। हिंसक घटनाएं जो थी, चलिए वो पहले जमाने में होती थी, बंगाल में पिछले 15 सालों में भी होती है और देश में अभी भी हो रही हैं पिछले 12 साल से लगातार। तो किसकी सरकार है तो दुनिया को मालूम। और अब यहाँ आप लोग पहुंचे हैं तो यहाँ भी शुरू और ज्यादा हो चुका है। अगर आप लोग सोचते हैं बहुत दूध के खुले साफ सुथरे, नहीं सर। ये जो आप बता रहे सेना को लाने वाले शायद सबसे पहले आप लोग ही हैं। आज तक कभी सेना की एंट्री नहीं हुई थी, सीआईएसएफ आती थी, ठीक है, बीएसएफ के जवान मैंने देखे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर आके चुनाव कराएगी हमारे प्रदेश में तो हमारे देश कहाँ जा रहा है, कहाँ लेके जा रहे हैं देश को आप लोग? सिर्फ चुनाव को। अरे भाई, जब प्रदेश की पुलिस अच्छे से काम नहीं करेगी तो सेंट्रल पुलिस को लगाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो महिलाएं भी इस वक्त उतरी हुई है ज्यादा संख्या में। कांग्रेस के प्रवक्ता चैनल पे बैठे हैं अभिषेक जी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वोट क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मी प्रसाद जी, आप बने रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियों को साझा करने के लिए। देखिए, भारी संख्या में महिलाएं जो है वो सड़कों पर उतरी हुई हैं और इस बार पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की दिख रही है। अब ये नई और इशारा भी कर रहा है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मैं तुम्हें थोड़ा करेक्ट कर दूं, इस बार नहीं, हम पिछले 3 चुनाव का ट्रेंड देखे हैं और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। महिलाओं की संख्या जी, क्योंकि महिलाएं ज्यादा भरोसा इस वक्त देखिए, अगर इस बार भी पिछली बार 90% वोट अगर पुरुष डालते हैं तो 92% महिलाएं वोट डालती है। तो महिलाओं ने अपने अधिकारों को समझा है। ये वो महिलाएं हैं जिनको सदियों तक पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी गई थी, वो पीछे रह गई।
दो तरीके से पीछे रह गई। एक बार, पहली बार उन्हें पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई और उन्हें घर के कामकाज में फंसा दिया गया। तो प्रगति, उसकी वजह से वो अपनी प्रगति नहीं कर पाई। लेकिन अब आप जैसे लोग जो साथ में हैं और तमाम महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, वो प्रगति कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, वो हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ी हैं। और यहाँ भी उन्होंने ये दिखा दिया है कि बिना उनकी मर्जी के सरकार नहीं बनेगी, आपको उनकी सुनना ही पड़ेगा। देखिए कैसे सुबह पहले कहा जाता था कि पहले मतदान फिर जलपान, अब उन्होंने इस मंत्र को पकड़ लिया है। पहले महिलाएं घर में रहती थी, पुरुषों को जलपान कराती थी, बच्चों को स्कूल भेजती थी, सारे काम कराने के बाद वो निकलती थी। लेकिन अब शायद उन्होंने मन बना लिया कि नहीं, हमको पहले अपना अधिकार लेना है और उस अधिकार लेने के लिए वोट डालना है। तो सब बिना जलपान के वो वोट डालने निकलती है। और देखिए ये तस्वीर गवाह है, ये तस्वीर का कितनी अच्छी तस्वीर है। हक के लिए निकल रही हैं, बड़ी बात तो यही है। बुजुर्ग महिलाएं निकल रही हैं और उससे भी अच्छी तस्वीर ये है कि सेंट्रल की फोर्स जो है उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन प्रदीप सर, एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि हमने पिछले बीते कई चुनावों को उठाकर देखा, हमने छत्तीसगढ़ उठाकर देखा, महिलाएं अपने मुद्दों को लेकर आगे आई, मध्य प्रदेश, बिहार, तमाम जगहों पर। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी अहम हो जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी भी ये कहती नजर आती है कि एम फैक्टर, महिला हो या मुस्लिम, वो सब उनके फेवर में है। और देखिए अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी इस बार महिलाओं को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, लगातार महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रही है। पर क्योंकि आप लगातार इस चुनाव को समझ रहे हैं, आपके नजरिए से ये जो हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, जिसमें पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की दिख रही है, किस फेवर में चीजें जाती आपको नजर आएंगी? क्या मुद्दा है जो महिलाएं पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं चीजों को लेकर, आपको क्या लगता है? देखो, अंगड़ाई ले रही हैं महिलाएं, अपनी आजादी के लिए अंगड़ाई ले रही हैं, वो निकल रही हैं और वो जता रही हैं, वो बता रही हैं कि अब वो रुकने वाली नहीं है, अब उनको कोई रोक नहीं सकता है। और वो चीजों को अच्छे से समझती हैं, क्योंकि देखो महिला प्रगति कैसी होती है ना, लड़के आप वो बार बार लगातार हम लोग कहते हैं कि वो दो घरों को संभाल लेती हैं। बिल्कुल, हम पुरुष एक घर नहीं संभाल पाते हैं, वो दो घरों को संभाल लेती हैं। अपने घर से निकल के जाके वो दूसरे के घर में जाती हैं और अकेले पूरे घर को वो कमांड में ले लेती हैं। इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती है। आप इंदिरा गांधी को ले लीजिए, आप जयललिता को ले लीजिए, आप ममता बनर्जी को लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में अगर हम मायावती की बात करें तो उनको ले लीजिए। तो जिन्होंने भी राज किया है वो उन्होंने डंके की चोट पर राज किया और दिखा दिया है कि कितना कुवत है उनमें और कितना बढ़िया वो कर सकती हैं, क्योंकि उनमें सेंसिटिविटी भी बहुत होती है। एक अच्छी बात ये, महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं, तो वो चीजों को अच्छे से समझती हैं और अच्छे से कर पाती हैं। तो मुझे लगता है कि, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है प्रगति, आप समझो कि अगर 100% चीजें साथ नहीं चलेंगी, हम अगर ट्रेन की बात करें, ट्रेन के दोनों पहिए अगर एक साथ नहीं चलेंगे तो फिर वो रेलगाड़ी अच्छे से नहीं चल पाएगी। अगर सिर्फ पुरुष चाहे कि वो अपने ट्रेन को आगे बढ़ा ले तो वो ट्रेन आगे कतई नहीं बढ़ सकती, स्पीड नहीं पकड़ सकती। जब महिला बराबरी के हिस्से से उनकी उस गति में अपना हिस्सेदारी निभाती है तो आप देखिए कि कितनी शानदार तरीके से प्रगति होती है। और देश तभी तरक्की करेगा जब सारे लोग मिल करके इसमें अपना योगदान देंगे, जिसमें महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो 50% की आबादी है उनकी। तो इसलिए वो निकल रही हैं, वो समझ रही हैं, वो अपने अधिकारों को समझ रही हैं, वो अपनी ड्यूटीज को समझती हैं और इसलिए वो भरपूर मतदान कर रही हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कैसे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव सेट किया है उस पर वो उनको यकीन होता है, या ममता बनर्जी जो पिछले 3 बार से यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और जीत का चौका लगाने की कोशिश कर रही हैं, उन पर एक बार फिर से एतबार करेंगी। ये डिसाइड महिलाएं ही करेंगी। तो प्रदीप सर, हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ गए हैं। टीएमसी से दीपांकर मजूमदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लक्ष्मी प्रसाद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल प्रदीप सर यही हो जाता है, क्योंकि महिलाओं की तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं, लगातार वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है। पर क्योंकि हमने लगातार पश्चिम बंगाल का एक जो फॉर्मूला है वो समझने की कोशिश की और महिलाएं ममता बनर्जी के सपोर्ट में उतरती नजर आई है। पिछले कई चुनाव को अगर हम उठाकर देखें तो उसमें महिलाओं ने सपोर्ट किया है, पर इस बार क्या लगता है ये महिलाएं बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आएंगी? क्या लगता है आपको? क्योंकि ममता बनर्जी तो आश्वस्त है। आपने सही सवाल पूछा प्रगति। देखो, हमने इसीलिए अपनी जो हमारी वहां की रिप्रेजेंटेटिव हैं, सहेली से भी हमने बात करने की कोशिश की थी कि आप जरा महिलाओं से पूछिए कि उनके मुद्दे क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा जो महिला आरक्षण का मुद्दा है वो शायद
उतना बढ़िया मुद्दा वहां पर नहीं बन पाया है, क्योंकि अभी तो वो बात वहां तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि बहुत इंटेलेक्चुअल है वेस्ट बंगाल के लोग, लेकिन अभी महिला आरक्षण की बात वहां नहीं पहुंच पाई है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रगति की महिला सुरक्षा को लेकर के जिस प्रकार से जीआर कार को लेकर के जो महिला के साथ में, लड़की के साथ में रेप हुआ था और उसकी हत्या हो गई थी, वो कांड एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। उससे पहले आपको याद होगा देश का एक बहुत बड़ा कांड बना था, करीब करीब उसी से लगता हुआ ये कांड हुआ था। इसी चीज को लेकर हम दीपांकर मजूमदार जी के पास भी चले जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपांकर जी। देखिए, टीएमसी की तरफ से हमेशा महिलाओं को लेकर दावा किया गया है। ममता बनर्जी ये कहती नजर आती हैं कि महिलाएं उनका सपोर्ट करती रहेंगी, पर इस बार महिला सुरक्षा का मुद्दा बीजेपी ने बहुत अच्छी तरीके से पश्चिम बंगाल में भुनाया है। आपको क्या लगता है, ग्राउंड जीरो पर आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने एक बहुत दुखती नस को उठा लिया है महिला सुरक्षा का मुद्दा, और अपने पक्ष में चीजें ले जाती वो नजर आ रही है, ऐसा अमित शाह भी लगातार कह रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, ग्राउंड जीरो लेवल अगर आप बोलते हैं बंगाल का हर क्षेत्र में, जब से ममता बनर्जी का सरकार बनी है बंगाल में, उसके बाद से ममता बनर्जी का पहला मुद्दा और पहला लक्ष्य यही था कि महिला का सशक्तिकरण करे और महिला किस हद से आगे आए, ये पहला सोच उनका था। भले बीजेपी अभी आके जो चीज दिखाने का कोशिश कर रहे कि महिला के लिए हम लोग बहुत कुछ करेंगे, अभी तो कहीं पे भी ये नजारा नहीं दिख रहा है ना कि जो दूसरा स्टेट में महिला के लिए कुछ काम किए हैं। कोई भी चीज अगर टेस्टेड होता है तो वो जाके फायदा करता है। बीजेपी का ऐसा कोई दावा नहीं है कि हमने फलाना स्टेट में हमारा सरकार है, देखिए वहां का महिला का प्रगति किस तरीका से हुआ है, जो कि ममता बनर्जी का एक से एक महिला का जो यहाँ पे आपका स्कीम है, वो जाके जैसे कन्याश्री स्कूल लेवल से, अगर आप पश्चिम बंगाल का गवर्नमेंट स्कूल बोलिए, प्राइवेट स्कूल बोलिए, ड्रॉप आउट जो पहले था, जो सीपीएम का जमाना में था, वो ड्रॉप आउट अभी घट गया है, पूरा जीरो हो गया है, क्योंकि कन्याश्री का द्वारा मजूमदार जी सवाल ये है, आप दूसरे की बात को ले उठा करके आप अपनी कमियां नहीं छुपा सकते। ये अलग मुद्दा हो, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए पूरा। ये अलग मुद्दा हो सकता है कि दूसरे प्रदेशों में महिलाओं की क्या स्थिति है। सवाल ये उठता है कि आपके प्रदेश में महिला सुरक्षा नहीं है, क्योंकि कई ऐसे बड़े केस हुए हैं जिसने पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में वेस्ट बंगाल का नाम बदनाम किया है। आप सुरक्षा नहीं दे पाए हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और महिलाएं इस पर खुलकर बोल रही हैं। आपका जो सवाल है कि हमारा प्रदेश में बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है, इसका आधार क्या है आपका पास? नहीं, मैंने ये नहीं, सुन लीजिए मजूमदार जी, आपने गलत कोट किया मुझे, मैंने ये नहीं कहा। मेरा सवाल ये था कि आप कुछ जगह पर महिला सुरक्षा नहीं दे पाए, कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिससे वेस्ट बंगाल को बदनामी उठानी पड़ी। हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान नहीं लगा रहे। अगर आपका सवाल को सही पकड़े तो दूसरा स्टेट का अगर हिसाब जोड़ा जाए तो आप क्या बोलेंगे उसमें? हो सकता है यही मुद्दा तो आगे बीजेपी वाले तो यही चीज बोल रहे हैं ना, जहां पे बीजेपी का डबल इंजन सरकार है वहां पे क्या सुरक्षा है, तो वहां का क्या सुरक्षा है, ये तो पूरा जैसे बंगाल का अगर दिख रहा है तो दूसरा स्टेट का भी तो दिख रहा है ना। पर चलिए हम मान लेते हैं मजूमदार जी। सवाल ये मजूमदार जी सवाल ये है ना, से नहीं होगा, मेरा बोलने से नहीं होगा। सुन लीजिए, एक बार सवाल सुन लीजिए। बोलने से भी नहीं होगा, मेरा बोलने से भी नहीं होगा। अगर एनसीआरबी रिपोर्ट जो नेशनल लेवल पे आता है केंद्रीय सरकार का द्वारा, 2023 के बाद से केंद्र सरकार ने क्यों बंद कर दिया एनसीआरबी रिपोर्ट? जब तक निकाला तब तक लगातार 4 साल से कलकत्ता इज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया, ये एनसीआरबी का रिपोर्ट ही मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपकी एनसीआरबी रिपोर्ट, मजूमदार जी आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। एनसीआरबी के डाटा आने बंद हो गया है, और दूसरे प्रदेश मध्य प्रदेश सबसे आगे है क्राइम में। हम आपकी सारी बातें एग्री करते हैं, सहमत हैं। लेकिन लगातार 6 स्टेट ऐसा है जो आगे है। अरे सवाल, मध्य प्रदेश लगातार 5 साल से ऐसा है जो नवजातक शिशु जो है, जो जन्म के बाद ही वहां लापता फेंक दिया जाता है, छोड़ के भाग जा रहा है नवजातक को। 5 साल में मध्य प्रदेश आगे, किसका सरकार है वहां पे? बीजेपी का। सवाल रिकॉर्ड में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार,
सवाल महाराष्ट्र सब आगे है। सवाल सुन लीजिए, सवाल एनसीआरबी का रिपोर्ट ठीक बात, आधार पे मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है कि मैं अपना मन करक बातें कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम उससे एग्री करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वोटिंग अभी वेस्ट बंगाल में हो रही है और जो कुछ घटनाएं आरजी कार की जो घटना हुई थी, जो बाकी और दूसरी घटनाएं हुई थी, उसने वेस्ट बंगाल को काफी आघात पहुंचाया था और उसको लेकर के महिलाएं काफी चिंतित नजर आ रही हैं। हमारी जो जी मैं बोलूं, आपका सवाल मैंने सुन लिया। आरजीकर का जो बात आप बोल रहे हैं, उसमें उस बात को लेकर महिला बिल्कुल चिंतित नहीं है, क्योंकि उसके बाद, उसका तुरंत बाद ही हम लोगों ने उपचुनाव जीते थे, भारी से भारी मार्जिन में जीते थे। नंबर 1। नंबर 2 जो है, आरजीकर का मामला में बंगाल का पुलिस ने जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया था, उसके बाद ने विरोधी का मांग को लेकर कोर्ट से ऑर्डर हुआ, केंद्र सरकार ने सीबीआई को दिया। सीबीआई किसको अरेस्ट किया? सीबीआई दूसरा एक और व्यक्ति को अरेस्ट कर पाया, जो बंगाल पुलिस ने अरेस्ट करके दिया था, सीबीआई ने उसी पे कार्रवाई किया। मजूमदार जी, आधार पे चार्जशीट हुआ। एक और सवाल है, उसके बाद लक्ष्मीकांत जी के पास चलेंगे। सीबीआई के आधार पे ही दिया। ठीक बात है, एक सवाल ये सुन लीजिए, इस बात का पुष्टिकरण यही होता है कि बंगाल का जो कानूनी व्यवस्था है वो सही है, भले कुछ घटना हो सकता है, आप आदमी का संतुलन, आदमी का साइकोलॉजी पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मजूमदार जी, प्रशासन ने, ममता की पुलिस ने हम लोग का सवाल सुनिए, सवाल जिस तरीके से उसको कंट्रोल किया, इसको आप देखिए। मजूमदार जी सवाल सुनिए, सवाल ये है ना, आप बिल्कुल सही बोलते हैं और फैक्ट के साथ बोल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यही है ना कि चुनाव वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तो हम इस समय वेस्ट बंगाल की बात करेंगे ना। और जहां तक बाई इलेक्शन की बात करें कि आपने बाई इलेक्शन जीते हैं, तो बाई इलेक्शन जो सरकार होती है उसी के ही होते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए 9 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत ली थी। आप किसी भी राज्य में आप देखेंगे तो बाई इलेक्शन सरकार का ही होता है, ये कोई पैमाना नहीं होता है। जिसका सरकार होगा उसी का होगा। अगर आप जिस घटना का बात का ऊपर बोल रहे हैं, अगर एक गर्म मुद्दा रहेगा, मुद्दा तो उस पर इफेक्ट करेगा ना आदमी का दिमाग में। उसमें भी बाई इलेक्शन में भी तो औरत लोग वोट दी थी ना, उसमें भी महिला वोट दी थी, तो बाई इलेक्शन में इसका इफेक्ट होना चाहिए था। सरकार है बोलकर ही हम जीत जाएंगे, जो भी सरकार में है वो जीत जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं बोलने से नहीं होता। मजूमदार जी, हम समझ गए कि आप इसको, बीजेपी का सरकार है। मजूमदार जी, मैं आऊंगी आपके पास, फिर से आऊंगी मैं इन्हीं सवालों को लेकर। हम रुक कर लेते हैं लक्ष्मी प्रसाद जी का। लक्ष्मी जी, देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप अपने आप में चलते रहेंगे, पर एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पश्चिम बंगाल में इसलिए भी उठ रहा है, चुनावी गलियां हैं, वहां पर वोटिंग के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन देखिए एक तरफ बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जो टीएमसी के गुंडे हैं वो हमारे प्रत्याशियों को पीट रहे हैं, पोलिंग बूथ जो है उसे कैप्चर कर ले रहे हैं, और दूसरी तरफ टीएमसी ये आरोप लगा रही है। ये चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल में? चुनाव आयोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, किसी भी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन तस्वीरें और आरोप प्रत्यारोप एक अलग ढंग से आ रहे हैं। कि जैसा कि प्रदीप सर ने पहले भी इस बात को लेकर कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस तरह की अगर जो घटनाएं आ रही हैं दोनों पार्टियों के द्वारा आरोप या प्रत्यारोप किया जा रहा है, अगर टीएमसी के द्वारा किया जा रहा है या फिर बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, तो चूंकि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन प्रक्रिया के दौरान पूरी जिम्मेदारी है, तो इलेक्शन कमीशन को सख्त से सख्त कार्रवाई कर जनता के सामने ये मैसेज देना चाहिए कि जो भी अगर इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा घटनाएं की जा रही है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन बहुत ही कड़ा रुख अपना सकता है। नहीं लक्ष्मी जी, अच्छा एक सवाल और है कि ये जो महिला की सुरक्षा का मामला है, आपने भी सुना, कांग्रेस के भी लोग कह रहे हैं और टीएमसी के भी लोग कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों में जहां डबल इंजन की सरकार है वहां भी क्राइम होता है। लेकिन अभी हम चूंकि वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, तो ये जो महिला सुरक्षा का मामला है वो आपको लग रहा है कि कितना एक प्रभावी होता हुआ नजर आ रहा है वेस्ट बंगाल में? हाँ, देखिए, बीजेपी ने इसको एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है और जो घटनाएं भी हुई टीएमसी के शासन के दौरान, जो घटनाएं हुई, निश्चित तौर पे जो है एक सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं का होना और महिलाओं के खिलाफ में जो ये इस तरह की जो चीजें हो रही है, किसी भी सभी समाज के लिए सही नहीं है। चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का शासन हो, वहां पर इस तरह की चीजें हम लोग देखने को मिल रहे हैं। आरजीकर की घटना एक बहुत बड़ी घटना थी। अब जो भी उसके अंदर घटनाएं हुई, जो भी लोग इन्वॉल्व थे, तो ये जिम्मेदारी बनती थी सरकार की, केंद्र सरकार की भी, राज्य सरकार की भी, कि जिन लोगों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया उनको सजा दिया जाए। या फिर जो लक्ष्मी जी, एक सवाल और है, बस आप उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सवाल ये है कि ठीक है, घटनाएं तो रुक नहीं सकती ना,
भाई इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश है, एक एक प्रदेश में इतने 5 करोड़ की आबादी है, तो आप हर इतना रोक नहीं सकते। लेकिन ये जो कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं वो एक नज़ीर बन जाती हैं। क्या ये जो नज़ीर बनी है घटनाएं, इनमें इतनी सामर्थ्य है, इतनी ताकत है कि वो ममता बनर्जी की सरकार में डेंट लगा सके? ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो है वोटर्स ज्यादा इससे इन्फ्लुएंस होंगे। अगर होंगे भी तो रूरल एरिया में होने की संभावना है। जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरिया में ज्यादा संभावना नहीं देखने को मिल रही है कि वोटर्स जो है इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि बंगाल का इतिहास रहा है कि यहाँ पर। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ अनिल जाना जी भी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, उनके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी दर्शकों को बता देते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि रात में हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया और बीजेपी चुनाव में धांधली भी करना चाहती है। अब आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे कार्यकर्ता और लोग मरने को तैयार हैं, लेकिन जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, एक भी जगह नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि ममता बनर्जी भवानीपुर से टीएमसी की प्रत्याशी हैं और उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए हैं। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पीटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर, जस्ट देखिए जो एट्रोसिटी, कैन यू सी इट? देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। Intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election. But our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. तो प्रदीप सर, हमने ममता बनर्जी का बयान भी सुनाया दर्शकों को, और देखिए एक बड़ा आरोप लगाती नजर आ रही है कि उनके वर्कर को पीटा गया है और बुरी तरीके से पीटा गया है। अब ये चुनाव किस दिशा में जाता नजर आ रहा है? प्रगति बड़ा दिलचस्प मामला है ये। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने जो एग्जाम्पल सेट किया है वो दूसरे नेताओं को भी उससे सबक लेना चाहिए। बिल्कुल। आप देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश को तो खास जरूर इससे सबक लेना चाहिए, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, और बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनके जो आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं उनको भी सबक लेना चाहिए कि कैसे सड़क पर उतर करके आप लगातार लोगों से मिल करके अपनी कैंपेन को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप लड़ सकते हैं। ट्विटर से काम नहीं चलेगा, ये सबक है, ये लेसन है उन नेताओं के लिए जो घर में बैठ करके ट्विटर खेलते हैं और सड़क पर नहीं निकलते हैं। मुलायम सिंह यादव को यूं ही धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव नहीं कहा जाता था। ममता बनर्जी ना सिर्फ लगातार अपनी कंस्टिट्यूएंसी में बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल में घूम कर सड़कों पर उतर करके वो परचम अपना लहरा रही और अपनी बात को रख रही हैं। ये चीजें सीखने की हैं। हमारे साथ अनिल जाना जी भी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए सबसे बड़ा सवाल आपसे यही रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देख रहे हैं आप पश्चिम बंगाल चुनाव में? और क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत तेज है और कई सारे आरोप ये लग रहे हैं कि प्रत्याशियों को पीटा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, पोलिंग बूथ तक को कैप्चर कर लिया जा रहा है। कहां जा रहा है ये चुनाव? खुद को अनम्यूट कर लीजिए अनिल जी आप। हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर है जी, इनका हर टाइम उनको केंद्रीय एजेंसी के ऊपर शिकायत करना काम है। एनआईए के पर भी केस लिख देता है, एनआईए काम करता है, सीबीआई के पर भी केस कर देता है। ये लोग को हाई कोर्ट जाने पड़ता है केस को स्टे करने का। एवं द मैटर इवन रोल्ड अप टू ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर तो डिटोरिएशन होता ही है, क्राइम तो होगा ही, कोई तो ये वचन नहीं दे सकता है, कोई पार्टी कोई गवर्नमेंट ये वचन नहीं दे सकता है कि हम क्राइम फ्री कर देंगे। लेकिन क्राइम तो होगा, क्राइम होने के बाद तो क्राइम का तो एक्शन लेने पड़ेगा ना पुलिस को। लेकिन यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट हुआ, गैंग रेप का एलिगेशन आया, वो ज्वाइंट स्पीक क्राइम जो आईपीएस ऑफिसर लेडी थे मैडम, रेस्पेक्टेड मैडम दमयंती सेन, उनको हटाया दिया गया। पहले भी एक पुलिस ऑफिसर खून हुआ कॉलेज इलेक्शन में, वहां पे तत्कालीन जो नगरपाल थे, कमिश्नर ऑफ पुलिस थे,
श्री आर के पचनंद IPS, वो केस लिख दिया और उसी का क्रिमिनल को खिलाफ में जो मारा है ऑफिसर को, और रातों रात उनको ट्रांसफर कर दिया। ऐसा जो सिचुएशन हुआ और RG कार का घटना जो हुआ वो तो ऑल वर्ल्ड जान गया। उसमें क्या हुआ, एविडेंस तो हासाप हो ही गया, लेकिन उसी को क्रिमिनल को बचाने के 22 तो लॉयर सुप्रीम कोर्ट में एंगेज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है इनका लॉयर लोग, लैंडेड एडवोकेट, कि हम लोग सब CD दे दिया, लेकिन जब लैंडेड सॉलिसिटर जनरल जब ऑब्जेक्शन किया कि हम लोग का पूरा नहीं मिला, हम लोग का 4-5 टुकड़ा मिला है स्प्लिट, तब वो टेक्निकल ग्लिच था। लेकिन नेक्स्ट रोज में बोला है ऑनरेबल they are speaking before the honorable chief justice bench of the Supreme Court of India. जनाब वो ठीक है कि हम लोगों ने वो मुद्दा अच्छे से उठाया था। RG कार का मुद्दा बड़ा था, पूरे देश में गूंजा था, विश्व में तक उसकी धमक गई थी। लेकिन आज अगर हम राजनीति की बात करें, क्या आपको लगता है कि यही एक ऐसा मुद्दा है जो वेस्ट बंगाल की सरकार में डेंट लगा सकता है? समझा नहीं पूरा, बढ़िया। सवाल यह है कि RG कार का मुद्दा बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है, और लेकिन क्या आपको लगता है कि राजनीति की हम बात करें तो ये इतना बड़ा मुद्दा है कि वो पश्चिम बंगाल की सरकार को अल्पमत में ला सकता है? नहीं, देखिए, हम जो बोलता है क्राइम होता है, क्राइम तो होगा, क्राइम फ्री तो कोई नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं देता। क्राइम होने के बाद तो क्राइम एक्शन है। जैसे उत्तर प्रदेश में कैसा था, 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में कैसा था, तो क्रिमिनल का ही राज था। लेकिन हम लोग आदरणीय जो चीफ मुख्यमंत्री है, उन्होंने तो एक्शन लिया। जो लोग क्रिमिनल है, जैसा हुआ विकास दुबे बोलिया पुलिस के पर हमला किया, पुलिस को एनकाउंटर हो गया, होना चाहिए। यहाँ पर पुलिस का हमला करता है, वो लोग का पुलिस को हटा दिया जाता है, वो लोगों का कुछ नहीं होता है। यही दुख का बात है इधर। बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे अनिल जी आपके पास। ये एक अपडेट सामने आ रहा है, वो हम दर्शकों को पहले बता देते हैं। पश्चिम बंगाल की बसंती विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार विकास सरदार ने TMC कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी कार पर हमले का आरोप लगाया। अब आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र में हर जगह TMC की गुंडागर्दी हो रही है। 200 से 250 TMC गुंडों ने रॉड और बांस की लाठियों से उनकी कार पर हमला किया है। उन्होंने ये कहा है कि उनके ड्राइवर तक पर हमला किया गया है। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से उनकी कार पर हमला किया गया, और एक बड़ा आरोप वो लगाते नजर आ रहे हैं कि उनके ड्राइवर पर भी हमला हुआ है। सारी जगह पे TMC गुंडे वो राजा के मदद से और गुंडागिरी हो रहा है, बहुत लूट कर रहा था। हमने खुद और नूर इलाही कदी को जो हम 73 नंबर है अटल बिहारी चिपी, वहाँ पे मेरा वो बूथ और मेरे वो जो सिक्योरिटी गार्ड लेकर के हम लेके हमारा बूथ एजेंट को पढ़ने के लिए CCTV एक और सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर TMC गुंडे लोग को जम कर रहा है। देखिए दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बता रहे हैं कि उनकी TMC के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो वहीं TMC की ममता बनर्जी खुद बता रही हैं कि कैसे उनके लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और यहाँ तक कि एक सांसद के कार भी तोड़ दी गई और वो भी घायल हो गई, महिला सांसद घायल हो गई। अब TMC के हमारे जुड़े हुए हैं नेता, जुड़े हुए हैं मजूमदार जी, उनके पास चलते हैं। मजूमदार जी, क्या हो रहा है? ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, आपका चैनल का माध्यम से देख रहा हूं मैं, गाड़ी तोड़ा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। जैसे ममता दीदी ने भी बताया कि हम लोगों का जो कार्यकर्ता है उनको अरेस्ट किया जा रहा है। अब निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है, सेंट्रल फोर्स क्या कर रहा है, ये जवाब उनको देना पड़ेगा। इसीलिए तो ममता बनर्जी बोली कि निर्वाचन आयोग का ऊपर ही के उन्होंने सारे आरोप लगाए कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये तो अभी लॉ एंड ऑर्डर जो भी है निर्वाचन आयोग का अंडर में है। और मैं जाना जी का बात का एक जवाब देना चाहता हूं। आपने उनको सवाल किया तो सवाल बंगाल से छोड़कर सीधे यूपी में वो चले गए। यूपी का एक्शन उन्होंने देखा, लेकिन यूपी में जो बलात्कारी जेल से छूटता है तो माला पहनाते हुए शायद जाना जी ने नहीं देखे होंगे, तो उस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया।
बंगाल की अभी जो आप जो बोल रहे हैं आरजीकर का जो मामला है, आरजीकर का मामला इस वोट में कोई इफेक्ट नहीं फेंक रहा है। ये बात जाना जी जानते हैं, इसीलिए डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे। रहा ये जो झूठ झमेला जैसा हो रहा है, जहां जहां ये सब चीज दिख रहा है, अब इलेक्शन कमीशन जब तक कुछ इसका ऊपर टिप्पणी नहीं कर दे उसका बारे में मुझे बोलना सही नहीं होगा। बिल्कुल मजूमदार जी, सवाल ये उठता है कि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? आज चूंकि 142 सीटों पर चुनाव है और यहां पर आपको बहुत बढ़त मिली थी, आज आप किस तरीके से देख रहे हैं? बढ़त हम लोगों को पूरा मिलेगा। पिछला बार जितना सीट मिला था उससे ज्यादा ही सीट मिलेगा हम लोगों को जी। 142 सीट में पिछला बार हम लोग का जो सीट था उससे एक सीट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। नहीं, वो कौन से मुद्दे हैं जो आपको बढ़त दिलाएंगे? आप देखिए, हम लोग पिछले 2011 से जो बंगाल की सरकार यहाँ पे टीएमसी का बना हुआ है, बंगाल में हर साल हर 5 साल में कुछ ना कुछ तरक्की हम लोग आम जनता के लिए किए हुए हैं। पूरा 365 दिन हम लोग पूरा कुछ ना कुछ कहने से काम नहीं चलेगा। अगर वो 5 चीजें आप गिना सकें कि आपने ये काम 5 बड़े किए हैं जिसके बिना पर आप वोट मांग रहे हैं, तो वो जनता भी देख पाएगी और समझ पाएगी। क्या बोले? आपका सवाल थोड़ा कट रहा है। सवाल ये चीजें जो आप गिना सके कि आपने पश्चिम बंगाल की जनता के लिए क्या किए हैं पीछे जो बीत गए साल और जिस तरीके से आपका कार्यकाल रहा। अच्छा, देखिए, सबसे पहला जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर का सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का है जो पूरा सरकारी जगह में या बेसरकारी स्वास्थ्य साथी जो कार्ड है, फ्री इलाज होता है। अगर सरकारी अस्पताल में आपका पेसमेकर भी बैठता है, 10 लाख का भी खर्चा होता है, वो आपका फ्री में होता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसका बाद सरकारी अस्पताल से आपको 86% डिस्काउंट में दवा मिलता है। दूसरी बात जो है नारी सशक्तिकरण का, ये जो लक्की भांडार का जो है 1500। विनोद ओझा जी, आपसे ही बात हो रही थी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर सीधे तौर पर देखा जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी के प्रत्याशी भी आरोप लगा रहे हैं कि गुंडागर्दी हो रही है, उनके भी प्रत्याशियों को पीटा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। कैसे चल रहा है ये सब? देखिए, सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। बंगाल के इतिहास में इस बार पहली बार निष्पक्ष और भय मुक्त वोटिंग हो रही है। बंगाल ऐसी धरातल और पृष्ठभूमि है जहां अराजकता, गुंडा वाहिनी ने लूट कर ही सरकार बनाया है। 14 साल 15 साल टीएमसी ने जो उत्पात मचाया है, 34 साल वाम फ्रंट के सरकार को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ शिक्षा बिक गई है, यहाँ प्रशासन बिक चुका है, अपंग है। यहाँ हेल्थ जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्वास्थ्य विभाग रोड पे पड़ा है, आंदोलन कर रहा है। शिक्षा जेल में है। तो क्या आशा कर सकते हैं इस सरकार से? यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। यहाँ की जनता एकमात्र आशा का किरण लेकर भाजपा के साथ इस बार वोटिंग कर रही है। इस बार डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के साथ बंगाल में भी सरकार बनने जा रही है। यह वोटिंग परसेंटेज भी दे सकते हैं, अभी आप 20% तक हो चुकी है। यह पहला फेज जो निष्पक्ष और बिना किसी संतरास के हुआ है। नहीं तो यहाँ तो लाल रंग से संतरास, ये जग जाहिर है, पूरा भारत जानता है कि बिना संतरास के यहाँ चुनाव हो ही नहीं सकता है। पहली बार ऐसा हो रहा है जो इलेक्शन कमीशन चाहता है, जो जिसका वोट है वह निष्पक्ष होकर अपना वोटिंग दे। ओझा जी, सवाल ये है, पिछली बार ओझा जी सवाल सुन लीजिए, वो पिछली बार आपकी 77 सीटें थी, आपको क्लियर कट मेजॉरिटी के लिए 148 सीटें चाहिए, दुगुनी सीटें चाहिए। आपको लगता है कि आप इतनी दुगनी सीटें कर पाएंगे? 100% लगता है। क्यों नहीं लगता है? यहाँ की जनता त्राईमाम है, यहाँ की जनता चाहती है। आप वोटिंग परसेंटेज देख सकते हैं, जिस हिसाब से आप लोग निष्पक्ष होकर निर्भय होकर दे रहे हैं, ये कभी बंगाल में हुआ है क्या ऐसा? नहीं, लोगों का तो ये कहना है कि ये वोटिंग का परसेंटेज जो बढ़ा वो एसआईआर के कारण बढ़ रहा है,
कि डर है अगर हमने वोट नहीं दिया तो अगली बार हम वोट नहीं दे पाएंगे। और हमारे पास अभी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, हम रुक करेंगे आपका। 40% से भी ज्यादा मतदान हो चुका है। अब सवाल उठता है क्योंकि पहले फेज में 93% वोट आए थे और देखिए सबसे ज्यादा वोट ये कहा जा रहा था, और अभी तक 40% जब मतदान संपन्न हो चुके हैं तो अब कहा जा रहा है क्या है ये और भी आगे तक बढ़ेगा, क्या ये 90% से भी अधिक पहुंच जाएगा? तो इस बार बंगाल ऐतिहासिक तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल में सारी चीजें ऐतिहासिक हो रही है, चुनाव हो चाहे वो फीसदी में, प्रतिशत में, वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा हो और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। प्रगति, हम जरा एक बार अपने जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके पास जरूर जाना चाहेंगे। सर, आपसे ये जानना समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, टीएमसी भी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं, उनकी एक सांसद भी जख्मी हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना कि टीएमसी के गुंडे ये सब कर रहे हैं। आपको जमीन पर, आप चूंकि अधिकारी रहे हैं, आपको जमीन पर क्या लग रहा है? और एक इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि वेस्ट बंगाल की पुलिस को 100 मीटर के दायरे में जाने भी नहीं दिया जा रहा है, इसको भी आप किस तरीके से डिकोड करेंगे? हमको पूछा गया? जी जी, आप ही से सवाल है। हमको पूछा गया? जी, आपसे ही सवाल है सर। हमको पूछा गया? अनिल जाना जी, आपसे ही सवाल है ये। हमसे सवाल है? जी, आपसे ही सवाल है, आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा सुनिए, ये तो हम तो 1978 से 2011 तक हम वोट की इलेक्शन ड्यूटी किया, लेकिन ऐसा कभी परिस्थिति नहीं हुआ जब ऐसे पैरामिलिट्री ले आने पड़ता था। वहां वो लोग को इतना पावर नहीं दिया जैसा अजय पाल जो है हमारा, अजय पाल शर्मा जो आईपीएस ऑफिसर, उनको जो ले आया वो ठीक जगह में ठीक आदमी को दिया है, तब ना इलेक्शन चुनाव ठीक से चलेगा। हम लोग भी ड्यूटी किया था, लेकिन इतना परिस्थिति नहीं था, डिटोरिएट नहीं किया था, जे वो लोग का पूरा पावर दे दिया, ये लोग का डिफाइन कर दिया। 100 गज के अंदर में तो हम लोग कोई अलाउ नहीं करता था, ये तो पुराना नियम है, लेकिन हम लोग जाते थे, चाहे को वहां पर वोटर छोड़ के कोई नहीं जाएगा, ये तो पुराना नियम है। आज जो ममता जी, हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो एलिगेशन करता है हमारा पोस्टर छीट दे दिया, ये तो पुराना कानूनी नियम ही नियम है। जो बूथ का सामने 100 मीटर में कोई प्लेकार्ड नहीं रहेगा, वॉल राइटिंग नहीं रहेगा, वो चूना से ढक देने पड़ता ठीक है, ठीक है। इसीलिए हम लोग का बिल देता था, हम लोग को पैसा मिलता था। सही बताया कि ये नियम था और नियम के मिस्टर मजूमदार जो बोला है बहुत सीरियस राजनीति की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा सा लेकिन थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा लाइट मूड में भी चलते हैं। ओझा जी के पास चलते हैं। ओझा जी, ये बताइए कि मछली कितना वोट दिलाएगी आपको? बहुत मछली खा रहे हैं आपके नेता वेस्ट बंगाल में। मछली तो यहाँ की संस्कृति है, भोजन है जी। ये मुद्दा तो तृणमूल ने उठाया है, ये मुद्दा तो तृणमूल ने उठाया है, ये तो भाजपा ने कभी उठाया नहीं है मछली और मांस के लिए। लेकिन ज्यादा मछली तो आपके नेता ही खा रहे हैं ना। हेलो, लेकिन ज्यादा मछली तो आपके नेता ही खा रहे हैं। हमारा है जी, क्यों नहीं खाएंगे? यहाँ की संस्कृति है। हम खाने पीने पे कोई पाबंदी थोड़ी लगा के रखे हैं, ये तो इशू उठा के रखी है यहाँ की सरकार, यहाँ की जो गवर्नमेंट अभी बैठी है, टीएमसी के हैं, लोगों ने ये मुद्दा को उठाया है। लेकिन आपने गलत दिन मछली खा लिया ना। कोई मुद्दा नहीं रह चुका है, इनका जाने का समय तय हो चुका है। यहाँ की जनता त्राहिमाम है सर। बिल्कुल ओझा साहब, विश्वास नहीं करेंगे, आपके नेताओं ने गलत दिन मछली खा लिया, मंगलवार को मछली खा लिया। त्राहिमाम है, इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। जी जी, चलिए मजूमदार साहब के साथ। मजूमदार साहब, आपने बढ़िया शानदार मुद्दा लपका, आपने लोगों को वहां बता दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो मीट और मांस खाना बंद करा देगी, तो और मछली वहां की संस्कृति है, ओझा जी खुद जानते हैं। आपने मजबूर कर दिया भाजपा के लोगों को वहां मछली खाने के लिए। कितना मुझे लगता है मछली के साथ साथ झालमुड़ी का भी विवाद काफी गहरा है, उस पर भी जवाब चाहिए। हाँ मजूमदार जी, झालमुड़ी और मछली खूब चल रही है आजकल आपके यहाँ। देखिए, बीजेपी का जो प्रवक्ता है, पहले उनसे मैं पहले जो बोले हैं कि बीजेपी का लहर है, बीजेपी यहाँ पे आएंगे सरकार में,
तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि बीजेपी का मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो मछली का बात आप बोले, मीट का बात है, बंगाल की खान पान से बंगाल का ताल्लुकात बहुत पुराना है, जन्म से है, जब से बंगाल का ये तब से है। तो इनको दिखाना पड़ा कि भाई हम आपका एगेंस्ट में नहीं है। क्यों दिखाना पड़ा? क्योंकि इन्होंने दूसरा जगह पे पाबंदी लगाया है, ये खुलेआम दिखा है, आपका चैनल में दिखा, दूसरे चैनल में दिखा, कैमरे में दिखा। रेखा गुप्ता जी किस तरीके से दिल्ली में, जहां पे आपका बोला मंदिर है, यहाँ पे मीट मछली नहीं बिकना चाहिए, तेरे को सारा मारा है कि नहीं, जिस लिहाज से, जिस तमीज से बात किए हैं, तो इसीलिए उनको दिखाना पड़ा यहाँ कि भाई हम आएंगे तो आपका मछली खाना बंद नहीं होगा। इसीलिए उनको ये मछली लेके घूमना पड़ा, जो कि समीक भट्टाचार्य बंगाल का जो प्रेसिडेंट है बीजेपी का, उन्होंने बोला कि हमारा नेता जो मछली लेके घूमा, मछली का बारे में जो बात किया, ये गलत किया, उनको मानना पड़ा है बात। जब 27 का बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उनमें बताया, तो हम लोगों ने नहीं उनको मजबूर किया, बीजेपी खुद मजबूर हो गया कि दिखाने के लिए कि भैया हम आपके खिलाफ राजनीतिक विश्लेषक के पास चलते हैं, मजूमदार साहब के पास। खाना ही पड़ा, बिल्कुल मजूमदार साहब, ठाकुर को आगे मछली खाना भी पड़ा। बिल्कुल, बीजेपी ऐसा एक पार्टी है जहां पे जैसा वहां पे अपना रंग धर लेती है क्रिकेट की तरह। बिल्कुल, हर जगह जाके बोलते ठीक है मजूमदार साहब, आपने शानदार तरीके से अपनी बात रखी है। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद है, हम जरा उनके पास चलते हैं। राजनीतिक विश्लेषक आप बताइए कि ये जो झाल मुड़ी और मछली है वो कितना अंतर दिखा पाएगी, क्या कुछ रंग दिखा पाएगी अपना वेस्ट बंगाल में? कि बीजेपी ने इस तरीके की चीजों को करके ये साबित करने की कोशिश किए हैं कि हम जो है बंगाल की संस्कृति के खिलाफ नहीं है, चाहे वो मछली का मुद्दा हो, चाहे वो झालमुड़ी का मुद्दा हो। अब जनता जो है किस तरीके से इन चीजों से प्रभावित होकर बीजेपी को अपना समर्थन देती है, या फिर वो अपना समर्थन दीदी को ही देती हैं, ये देखने का विषय रह जाएगा। क्योंकि ये चर्चा जो है हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं, तो अभी भी हम लोगं के पास पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है कि जनता ने किस तरफ रुक किया है कि वो। ठीक है प्रगति, देखो प्रगति सबसे बड़ी बात, ठीक है आप आ रहा हूँ प्रगति। देखो वेस्ट बंगाल के कल्चर की अगर हम बात करें ना, आप देखोगे वेस्ट बंगाल में मछली वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप गली गली में देखोगे, हर छोटी छोटी दुकान पे आपको 20 रुपए में मछली और चावल मिल जाएगा, आप भरपेट वहां पर खाना खा सकते हो। दूसरी प्रगति सबसे बड़ी बात वहां पर यह है कि आप कभी आप जाओगे वहां, जब शादी होती है, जो दामाद होता है उस दामाद को मछली परोसी जाती है, वो बहुत शुभ नहीं मानी जाती, मतलब ये एक ऑनर का विषय होता है। और इतना ही नहीं, मछली का मूड, उसको वो अपने दामाद को मछली का मूड परोसा जाता है, जिससे ये साबित होता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण गेस्ट है हमारे। तो यही कारण है प्रगति की देखो वेस्ट बंगाल में मछली का मुद्दा भी बड़ा जोर शोर से उठा है, और वहां पर अनुराग ठाकुर समेत तमाम जो नेता है वो मछली खाते हुए नजर आए हैं, ये बताते हुए नजर आए कि हमको मीट मछली से कोई विरोध नहीं है। हाँ, क्योंकि मछली वहां की संस्कृति है, तो उस संस्कृति से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये साफ मैसेज वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग देते नजर आए हैं। और मछली खाने के बाद सफाई भी देते नजर आए प्रदीप सर, और चीजें साफ होती नजर आई। हालांकि झालमुड़ी का मुद्दा भी काफी गर्माता नजर आया, ममता बनर्जी ने उस मुद्दे को और भी उठाया, और प्रधानमंत्री मोदी पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू रहा। लेकिन क्योंकि अब दूसरे चरण का चुनाव है, कई मुद्दे गर्माते नजर आए, और देखिए महासंग्राम अपने अंतिम चरण में है, अंतिम पड़ाव में है। कहां तक ये चीजें पहुंचती है देखना दिलचस्प रहेगा। आप सब हमारे साथ जुड़े और अपने बातों को हमारे समक्ष रखा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आप लोगों का। लेकिन प्रदीप सर देखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि सभी के लिए ये नाक का सवाल है, और दूसरे चरण में अभी तक जो जानकारी है बम्पर वोटिंग भी हो रही है। सुबह 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं, 40% मतदान हुआ है 11 बजे तक। पोलिंग बूथों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें लगी रही। हमने तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखाने की कोशिश भी की। पहले चरण का रिकॉर्ड भी इस दौरान टूटने के आसार अभी तक समझ में आ रहे हैं। बंगाल में यह ऐतिहासिक वोटिंग जो है वो लगातार जारी है, और यही वोटिंग निर्णायक भूमिका में निकलकर सामने आएगी। जो किस्मत का पिटारा है जब खुलेगा तो समझ में आएगा कि आखिरकार उस ईवीएम से क्या कुछ चीजें बाहर आती है, कौन सी पार्टी कितना जो अपने दावों को लोगों के बीच रख पाई है, वो कितना रंग दिखाती है, ये भी जानना बेहद अहम हो जाएगा। हालांकि ये सारी चीजें तो रिजल्ट के दिन ही पता चलेंगी, लेकिन सबसे अहम बात है कि इस बार का चुनाव
काफी अहम रहा और सब चीजें साफ होती नजर आई कि क्या क्या मुद्दे पश्चिम बंगाल में गरमाते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर भी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बंगाल के इस अंतिम चरण पर, अंतिम पड़ाव पर अहम बातों को हमारे समक्ष रखने के लिए। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। सारी अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।